यूनोसुके बस एक सिंपल स्कूल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसकी 4 चाइल्डहुड फ्रेंड्स अब उसके साथ एक रोम कॉम में आना चाहती है, क्योंकि सबको लगता है कि उनकी लव स्टोरी का हीरो वही है। तो क्या यूनोसुके उन चारों के इरादे समझकर उन चारों के साथ एक हैरम रोम कॉम बना पाएगा? तो कहानी की शुरुआत में यूनोसुके बताता है, अगर कुछ है जिससे मैं प्यार करता हूँ तो वो है रोम कॉम्स, और सबसे बेस्ट रोम कॉम्स वो होती है जो चाइल्डहुड फ्रेंड के बीच होती है। उसके बाद हमें उसकी कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जिसमें से पहली बोलती है तुम मुझे अपनी बीवी कब बनाओगे, तो दूसरी बोलती है क्या हम बस बचपन के दोस्त ही बने रहेंगे। फिर तीसरी फ्रेंड बोलती है मैंने पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया, और चौथी फ्रेंड बोलती है मैं तुम्हारे साथ कुछ गंदा करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो यूनोसुके कहता है मुझे पता है कि असली लाइफ में सारी चीजें ऐसी नहीं होती, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनोसुके सोया हुआ था। तभी उसे ठंड लगती है तो वो उठ जाता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है शियो तुमने फिर से मेरी खिड़की खोल दी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि खिड़की से अंदर मत आना। और तभी उसकी रजाई में से एक लड़की उसे पकड़ लेती है, तो कहता है शियो तुम ये क्या कर रही हो, पर वो तो उसे पकड़ के गले लगा लेती है। यूनोसुके हमें बताता है हम लोग हमेशा से ऐसे ही हैं, और यहाँ से हम एक धुआंधार रोम कॉम सीन में आगे बढ़ेंगे। और वो उसके करीब जाता है और कहता है शियो बस बहुत हो गया, अब नाटक करना बंद करो। तो शियो उठकर कहती है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, तुम जॉनी सिंस कहीं के। तो यूनोसुके कहता है ये मेरा कमरा है। शियो कहने लगती है मुझे ब्लेम मत करो, ये तुम्हारी गलती है, तुम अपनी खिड़की को लॉक नहीं करते। यूनोसुके कहता है चलो अब नाटक करना बंद करो और यहाँ से जाओ। तो शियो वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है तो मैं तुम्हें फ्रंट डोर पर मिलती हूँ। यूनोसुके कहता है अरे तुम फिर से खिड़की से क्यों जा रही हो। शियो कहती है मेरे लिए शॉर्टकट है, लेकिन तभी वहाँ हवा चलती है और उसकी स्कर्ट उड़ जाती है, जिस वजह से यूनोसुके उसकी पैंटी देख लेता है। तो शियो जल्दी से उसे छुपाती है। उसके बाद यूनोसुके स्कूल के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन उसे बार बार शियो की पैंटी याद आ रही थी, जिस वजह से उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वो कहता है मैंने उसे पहले कभी भी एक लड़की की तरह नहीं देखा था। उसके बाद वो बाहर आता है तो शियो से चिपकते हुए कहती है अरे तुमने तो बहुत देर लगा दी, चलो अब चलते हैं। तो वो कहता है अरे तुम ये क्या कर रही हो शियो। तो शियो कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम तो बचपन के दोस्त हैं, तो ये हमारे लिए कैजुअल होना चाहिए। तो ये सुनकर यूनोसुके का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने मन में कहता है यहाँ मैं हवस का पुजारी बने जा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे बारे में कुछ भी ऐसा फील नहीं करती, कहीं उसे पता चल गया तो वो जरूर मुझे जॉनी सिंस की छठी औलाद कहेगी। ये सोचकर यूनोसुके ठान लेता है कि वो अपने दिल की बात शियो को कभी नहीं बताएगा और अपनी फीलिंग्स को कब्र तक लेके जाएगा। लेकिन हमें पता चलता है शियो तो उसे पसंद करती है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि यूनोसुके उसके ऊपर ध्यान दे। वो अपने मन में कहती है आखिर इसका खड़ा क्यों नहीं हो रहा, और वो उसके हाथ को पकड़ के गलत जगह पर घिसने लगती है। तो यूनोसुके कहता है अब मुझे छोड़ भी दो, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा। फिर शियो अपने मन में कहती है आखिर ये मेरे साथ इतना कोल्ड क्यों है, उसे पता भी नहीं है कि मैं कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसके दिल को जीत लूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। कभी वो झूठ मूठ का गिरने का नाटक करती है, जिस वजह से यूनोसुके उसके पॉम पॉम पर गिर जाता है। शियो झूठ मूठ का चिल्लाते हुए कहती है देखो तुम मेरे कहाँ पर हाथ रख रहे हो, और वो हमें बताती है कि ये सब उसने उसी की रोम कॉम बुक्स को पढ़ के सीखा है। तभी यूनोसुके कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, मैंने तो अपने हाथ कहीं पर भी नहीं रखे। अबे यार तुम बहुत ज्यादा क्लमसी हो। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या इसने सब कुछ इग्नोर कर दिया। लेकिन यूनोसुके अपने मन में कह रहा था आज तो बाल बाल बच गया, नहीं तो मेरा खड़ा ही हो जाता, कहीं मेरे एक्सप्रेशन चेंज ना हो जाए। तभी पीछे से शियो कहती है रुक जाओ, मेरे पैर में मोच आ गई है और इस आर्ट का नाम है क्यूटेस्ट एक्ट। वो उससे कहती है मुझे पीछे मत छोड़ो। तो ये सुनकर यूनोसुके अपने पास से मेडिकल बॉक्स निकाल लेता है और उससे पूछता है मुझे बताओ कहाँ पर दर्द हो रहा है। शियो कहती है आखिर तुम्हारे पास ये सारा सामान क्यों है। यूनोसुके कहता है क्योंकि मुझे पता है तुम रास्ते में बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर देती हो, और बचपन में भी तुम ऐसा ही करती थी। तुम मेरे घर पे से अपने घर पे छलांग लगाती थी और सालों से ही तुम इस तरीके की लापरवाही चीजें करती आ रही हो। तो ये सुनकर शियो को शर्म आ जाती है। उसके बाद वो उसके पैरों पर हॉट बैंडेज लगा देता है और पूछता है तो बताओ अब तुम्हारा पैर कैसा है। शियो कहती है हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। यूनोसुके कहता है ठीक है तो अब चलते हैं, और वो आगे जाने लगता है। तो शियो से कहती है मेरा इंतजार तो करो, और इसी चक्कर में वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस वजह से दोनों बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं। शियो कहती है मैं ये नहीं कह रही कि मैं चल नहीं सकती, लेकिन तुम्हें याद होगा कि जब तुम बच्चे थे तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही लेकर जाती थी। वो कहता है ये तो बहुत पहले की बात है। तो शियो कहने लगती है मेरे एंकल में दर्द हो रहा है तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा सहारा चाहिए, तो बताओ तुम करोगे ना। यूनोसुके कहता है अबे यार ठीक है चलो। तो वो उसे थैंक यू बोलती है और उसके साथ उसके हाथ को पकड़ के जाने लगती है, और ऐसे ही चलते चलते वो लोग मेन रोड के पास आ जाते हैं। तो ओशी उससे कहती है लोग क्या सोचेंगे अगर वो हमें ऐसे देखेंगे तो। यूनोसुके कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो दोनों जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगते हैं, और जिस बीच वो लोग अपने हाथ के एंगल को भी चेंज कर रहे थे जिसमें कि वो फिंगर लॉक कर लेते हैं। तो ये देखकर यूनोसुके की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, और वो अपने मन में कहता है हम दोनों एक रोम कॉम में होने के बहुत ज्यादा करीब हैं। तभी पीछे से एक और लड़की आती है जो कि उन दोनों को एक साथ हाथ पकड़ के चलते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो दोनों से देखकर कहता है अरे अकारिन तुम। तो अकारिन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों इस तरीके से स्कूल जा रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। अकारिन कहती है मुझे एक पिक लेने दो ताकि मैं तुम्हारी मॉम्स को दिखा सकूं कि तुम लोग तो प्यार में पागल हो रहे हो। पर अकारिन थोड़ी
अजीब बिहेव कर रही थी। फिर वो अपने बैग को उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसकी मदद करने के लिए यूनोसुके आता है। तो उससे कहती है मुझे हाथ मत लगाओ और मुझे पता है कि तुम होशियो के साथ ठरकी पना कर रहे थे, तुम बहुत बड़े हवस के पुजारी हो। और वो आगे जाने लगती है। यूनोसुके कहता है मैं कोई हवस का पुजारी नहीं हूँ और वो आगे बढ़ता है तो गलती से वो उसका सीना छू लेता है। तो अकारिन गुस्सा हो जाती है और उसे अपने बैग से मारते हुए कहती है जाओ मर जाओ, और उसे पकड़ के जोर जोर से हिलाने लगती है। तभी शियो कहती है अकारिन रुक जाओ, वो मैं ही थी जिसने उसका हाथ पकड़ा था। तो यूनोसुके भी कहता है हाँ शियो ने ही शुरू किया था। अकारिन कहती है क्या तुम लोग बेवकूफ हो जो ऐसी हरकतें कर रहे हो। उसके बाद वो आगे चली जाती है। जिसके बाद यूनोसुके अपने मन में कहता है मैं बाल बाल बचा, मैं तो सोच रहा था कि शियो भी मुझे पसंद करती है। और शियो भी इधर कह रही थी क्या सिर्फ मैं ही थी जिसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और दोनों ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। फिर अकारिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कांपते हुए आगे बढ़ रही थी, जिस वजह से उसका सामान फिर से गिर जाता है। फिर अकारिन अपनी डायरी में यूनोसुके की बचपन की फोटो देखकर कहती है कि मुझे लगा शियो मुझसे आगे चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो दोनों साथ हो जाएंगे। और वो अपनी बातों को ही याद करके कहती है आखिर मैंने यूनोसुके से ये सब क्यों बोला, पर इसमें मेरी क्या गलती। सच में वो बहुत ज्यादा ठरकी है, उसने तो मेरे पॉम पॉम को भी छुआ। क्या उसे लगता है कि मैं शियो से भी ज्यादा फ्लैट हूँ। फिर वो कहती है मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे तो उस लड़के की कोई परवाह ही नहीं। फिर हमें यूनोसुके को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि मैं सच में अपनी फीलिंग्स को कब्र तक ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा। पर शियो तो सोच रही होती है मैं अगली बार पक्का उसके दिल को धड़का कर ही रहूंगी। उसके बाद क्लासरूम में अकारिन और यूनोसुके लड़ रहे होते हैं, क्योंकि अकारिन कह रही थी यूनोसुके ने उसके जैसी ड्रिंक को खरीदा, और यूनोसुके कहता है नहीं बल्कि तुमने मेरी तरीके की ड्रिंक को खरीदा, मैं तो इसे कब से पी रहा हूँ। तो अकारिन उससे और ज्यादा लड़ने लगती है। तभी वहाँ पर शियो आती है और उन्हें शांत करती है। वो कहती है तुम दोनों को एक साथ बैठने को मिलता है तो एक दूसरे के साथ अच्छे से रहा करो। पर अकारिन कहती है नहीं, इस गंदे जॉनी सिंस के साथ तो कभी नहीं। यूनोसुके कहता है ये मेरा डायलॉग है मिस खलीफा। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं जो कि शियो को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो क्लास की मॉनिटर है। पर जाते जाते शियो उन दोनों से कह देती है ठीक है तो अब तुम लोग लड़ना शुरू मत कर देना, तुम लोग एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करो। तो अकारिन कहती है अगर वो मुझसे भीख मांगेगा तो शायद मैं उसे थोड़ा भाव देना शुरू कर दूं। यूनोसुके कहता है और मैं ज्यादा तैयार होऊंगा उस इंसान से बात करने के लिए जो कि हर वक्त इतनी घमंडी ना होती। तो ये सब बोलने के बाद यूनोसुके कहता है अरे मैं ये क्या बोल रहा हूँ। फिर उसे याद आता है कि बचपन में अकारिन हमेशा उससे चिपकी रहती थी और कभी भी उससे इस तरीके से बात नहीं करती थी, पर लेकिन अब तो वो मुझे दोस्त भी नहीं मानती। क्या हमें सच में ऐसे रहना चाहिए? इसीलिए यूनोसुके उससे बात करने की कोशिश करता है और वो ड्रिंक के बारे में एक ओपिनियन देता है, पर वो अभी भी उससे सही से बात नहीं कर रही थी। तो वो कहता है तुमसे बात करना ही बेकार है। फिर हमें पता चलता है कि अकारिन चाहती है कि वो उससे बात करे, क्योंकि उसी की वजह से उसने खुद को इतना ज्यादा फैशनेबल बना रखा है ताकि वो उसकी तरफ एक बार ध्यान दे दे। उसके बाद दोनों अपनी ड्रिंक्स को खोलते हैं, लेकिन एक साथ खोलने की वजह से अकारिन कहती है तुम मेरी कॉपी मत करो। यूनोसुके कहता है मैं कॉपी नहीं कर रहा। तभी यूनोसुके को याद आता है कि दोनों ने अपनी ड्रिंक्स को एक साथ रख दिया था, जिस वजह से वो एक्सचेंज हो गई। इसीलिए वो अकारिन को उसे पीने से रोकता है, पर अकारिन तो उसे पूरा पी जाती है। यूनोसुके बोलता है अकारिन वो मेरी ड्रिंक है। तो ये सुनकर अकारिन अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है और कहती है ये तो एक इनडायरेक्ट किस हो गई, जिस वजह से उसके दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। यूनोसुके कहता है कोई बात नहीं, इसके बारे में चिंता मत करो। अकारिन कहती है किस बारे में, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि ये एक इनडायरेक्ट किस थी। और वो उसे एक ठरकी और वर्जन बोलकर चढ़ाती है। तो ये सुनकर यूनोसुके को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहता है तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे पास इसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो कहती है हाँ मेरे पास बिल्कुल है। तो यूनोसुके कहता है हाँ तो मैं भी तो आंखें बंद करके किस कर सकता हूँ। और दोनों अपनी अपनी बढ़ाई करने लगते हैं कि वो वर्जिन नहीं है। तभी लोग उन्हें नोटिस करने लगते हैं, तो वो लोग वहाँ से एक कोपचे वाली जगह पे जाते हैं जहाँ पर अकारिन कहती है तुम क्या सोच रहे हो, अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। लेकिन वो अपने मन में सोच रही थी अबे यार मैं कहाँ फंस गई। तभी यूनोसुके आगे बढ़ता है और उसे किस करने वाला होता है, पर वो रुक जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था कि मैं एक वर्जिन नहीं हूँ। हाँ तुम्हें हंसना है तो हंस सकती हो। तो अकारिन कहती है अच्छा तो ये तुम्हारा पहली बार है, और वो उसके चेहरे को पकड़ के उसके करीब आने लगती है। यूनोसुके अपने मन में सोचता है मुझे लगा था कि अकारिन मुझसे नफरत करती है, पर लगता है आखिरकार हम खुद का रोम कॉम शुरू करने वाले हैं। तभी वहाँ पर शियो आ जाती है और उनसे पूछती है तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो दोनों उसे देखकर हड़बड़ा जाते हैं और कहने लगते हैं जैसा तुम देख रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो शियो आगे बढ़ती है। यूनोसुके कहता है रोम कॉम तो छोड़ ही दो, क्या ये अब एक बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ लव ट्रायंगल बनने वाला है। तभी शियो अपना हाथ ऊपर उठाती है तो उसे लगता है कि वो उसे थप्पड़ मारने वाली है, पर तभी वो उसके पास से एक बाल को निकाल कर कहती है तो तुम्हारे ऊपर गिरा हुआ था। फिर वो उनसे पूछती है क्या तुम दोनों कुछ करने वाले थे। तो अकारिन कहती है मैं तुम्हें समझाती हूँ, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज पे लगता है और वो नीचे गिर जाती है, जहाँ पर वो लोग देख लेते हैं कि अकारिन ने टेडी बियर वाली पैंटी पहन रखी है। तो यूनोसुके कहने लगता है कोई बड़े होने का नाटक कर रहा था, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नहीं बदली। तो अकारिन फिर से उससे लड़ने लगती है, पर ओशिया तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो कह रही थी मुझे लगा कि वो दोनों किस करने वाले हैं, मुझे अकारिन को कम नहीं समझना चाहिए। उसके बाद क्लासरूम में यूनोसुके के दोस्त उसको परेशान कर रहे थे कि तुम्हारी बचपन की दोस्त तो बहुत ज्यादा क्यूट और फैशनेबल है और साथ ही बहुत ज्यादा सेक्सी भी है, क्या तुमने अभी तक उनके साथ कुछ किया है। तो यूनोसुके कहता है अबे चुप रहो, हम लोग बस पास में रहते
करते हैं। तो उसके दोस्त कहने लगते हैं तुम जरूर अपनी खिड़की से रोज उन्हें कपड़े बदलते हुए देखते होगे। वो कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड्स को औरतों की नजर से नहीं देखता। लेकिन तभी वहाँ पर शियो आ जाती है और वो उसकी बात सुन लेती है। वो कहती है हाँ मुझे पता था। युनोसुके कहता है अरे मेरा मतलब वो नहीं था। पर तभी ओशियो युनोसुके के साथ चिपकते हुए कहती है क्योंकि हम दोनों तो दोस्त हैं। तो वो कहता है अरे शियो ये क्या कर रही हो तुम। शियो कहती है तुम क्यों घबरा रहे हो, हम तो दोस्त है ना। खैर क्या तुम मुझे अपना होमवर्क दिखा सकते हो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। और फिर वो उसे अपनी नोटबुक देते हुए कहता है ठीक है तो कहीं पर जाकर इसे कॉपी कर लो। पर शियो तो उसकी गोद में ही बैठ जाती है। वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो शियो। शियो बोलती है मैं तो तुम्हारा होमवर्क कॉपी कर रही हूँ। तो वो कहता है तुम ये कहीं और जाकर भी तो कर सकती हो। शियो कहती है बस थोड़ा सा ये दिक्कत मत लो। और वो उसके ऊपर कूदने लगती है जिस वजह से युनोसुके के मुंह से आवाज निकल जाती है, जिसकी आवाज सुनकर सारे लोग उसे देखने लगते हैं और कहते हैं अरे ये क्या था, ये तो बहुत ही ज्यादा ठरकी तरीके की आवाज थी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। फिर सीओ से देखने लगती है और कहती है अरे सब ठीक रहेगा युनोसुके, मैं बस होमवर्क कॉपी करके यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। और वो उसके साथ कुछ ज्यादा ही चिपकू हो रही होती है। युनोसुके कहता है अच्छा ठीक है होमवर्क कॉपी करना शुरू करो। तो वो होमवर्क कॉपी करते हुए अपने मन में सोच रही थी आखिरकार मुझे पता चल गया कि युनोसुके की कमजोरी क्या है। उसकी कमजोरी है उसकी थाइस और वो अपनी कमर हिला रही होती है जिस वजह से युनोसुके अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था। तो देख कर शियो और ज्यादा अपने कमर को हिलाने लगती है। वो कहता है अरे होमवर्क को कॉपी तो करो। अभी वहाँ अकारिन आ जाती है और कहती है तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो शियो कहती है मैं तो बस होमवर्क कॉपी कर रही थी। तो अकारिन एक एंजल बन जाती है और कहती है चलो शियो मैं तुम्हें इस ठरकी से बहुत ज्यादा दूर ले चलूंगी। पर शियो कहती है अकारिन सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम चिंता मत करो। अकारिन कहती है ऐसा है तो फिर हटो। और वो उसके दूसरे पैर पर बैठ जाती है। ये देखकर तो सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अकारिन कहती है मैं भी थोड़ा सा होमवर्क कॉपी कर लूंगी। युनोसुके कहता है तुम ये अपनी डेस्क पर भी तो जाकर कर सकती हो। तो अकारिन कहती है चुप रहो सांस मत लो और हिलना बंद कर दो। फिर हमें पता चलता है कि अकारिन बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है क्योंकि उसे इस तरीके से बैठकर बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी और पीछे उसे कुछ गरम गरम भी लग रहा था। ये सब देखकर शियो को शक होने लगता है कि क्या अकारिन भी युनोसुके को पसंद करती है। लेकिन अब अकारिन की हरकतें कुछ ज्यादा ही खराब होने लग जाती है। तो ये देखकर शियो भी हरकतें करने लगती है। तो युनोसुके कहता है अरे तुम दोनों रुक जाओ। तो दोनों रुक जाते हैं। उसके बाद युनोसुके उन दोनों को अपने ऊपर से हटा देता है और कहता है मैं थोड़ा बाथरूम जाकर आता हूँ। तो उसके जाने के बाद अकारिन अपने मन में कह रही थी मुझे गर्माहट अभी भी फील हो रही है और शियो अपने मन में कह रही थी अगली बार मैं तुम्हारा दिल अपना बना लूंगी। दूसरी तरफ युनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम से ही चिल्लाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा गंदे हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनोसुके भागते हुए एक बस में चढ़ जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तभी बस में अनाउंसमेंट होती है कि जो भी पैसेंजर्स खड़े हैं वो किसी चीज को पकड़ ले। और तभी बस को झटका लगता है जिस वजह से एक लड़की युनोसुके से टकरा जाती है। तो युनोसुके उसे देखकर अपने मन में कहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो ब्लश करने लगता है। और तभी वो लड़की घूमती है तो हमें पता चलता है वो शियो है। शियो कहती है मुझे लगा ही था ये तुम हो गए युनोसुके, वैसे तुम कहाँ जा रहे हो। तो युनोसुके बोलता है मैं बेकरी जा रहा हूँ। शियो बताती है क्या इत्तेफाक है मैं भी वहीं जा रही थी। तो युनोसुके कहता है वो दुकान हमारे पास में ही है तो ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। और फिर वो अपने मन में कहने लगता है सच में शियो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तभी बस मुड़ती है तो शियो युनोसुके से जाकर टकरा जाती है। तो वो कहता है तुम क्या कर रही हो, लेकिन शियो उसे और ज्यादा जोर से पकड़ लेती है जिस वजह से युनोसुके बहुत तेज तेज सांस लेने लगता है। शियो उसके कान में कहती है क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम बहुत जोर जोर से सांस ले रहे हो। युनोसुके कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ। शियो कहती है झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम जब भी सफर में जाते हो तो तुम्हें चक्कर आने लगते हैं और उल्टी जैसा मन करने लगता है, इसीलिए मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं होने दूंगी, चलो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। युनोसुके कहता है तुम क्या करने वाली हो। शियो कहती है ये करने वाली हूँ और वो उसके दोनों कानों को पकड़कर अपनी उंगली से उसके ऊपर रब करने लगती है और कहती है मुझे पता है कि तुम्हें इससे आराम मिलता है। युनोसुके उसे रुकने के लिए कहता है। वो कहती है मैं क्यों रुकूं, क्या ये अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ये सब देखने के बाद युनोसुके का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसके कंधे पर अपना सर रख देता है और कहता है मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, तो जब तक हम बेकरी नहीं पहुंच जाते तो मैं ऐसे ही रहना होगा। और वो अपने मन में कहता है एक दूसरे को घूरने से अच्छा तो यही है। तभी उसे दिल की धड़कन सुनाई देती है तो उसे लगता है कि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है, इसलिए वो सीओ से कहता है मुझे माफ कर देना, मैं बस मजाक कर रहा था। और वो उसके चेहरे को देखता है तो वो बहुत ज्यादा लाल हो रखा था। सीओ कहती है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो युनोसुके उस बस को रुकवा लेता है और वो दोनों वहीं उतर जाते हैं। शियो कहती है लेकिन बेकरी तो आगे है। युनोसुके कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, इसीलिए अब अपनी फीलिंग्स को छुपाना बंद करो। तो सीओ को लगता है कि युनोसुके को पता चल गया है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन युनोसुके बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें सफर के दौरान मुझसे भी ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए नाटक बंद करो और ये लो कोला। और उसकी बात सुनकर सीओ डिसअपॉइंट हो जाती है। उसके बाद दोनों एक जगह पर बैठकर कोला पी रहे होते हैं। सीओ अपने मन में कहती है मैं अपने बचपन के दोस्त के साथ एक रोम कॉम में आकर ही रहूंगी, और वो उसके कंधे पर अपना सर रख देती है जिस वजह से युनोसुके बहुत ज्यादा कांपने लगता है क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और वो अपने मन में कह रहा था तुम अपने बचपन के दोस्त के साथ कभी भी रोम कॉम में नहीं आ सकते। उसके बाद हमें अगले दिन का
सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकारिन, सीओ और यूनोसुके एक वर्ड गेम खेल रहे थे, जिसके रूल्स ये थे कि उनमें से जो भी कोई भी वर्ड बोलेगा तो उस वर्ड के लास्ट कैरेक्टर का इस्तेमाल करके अगले बंदे को एक नया वर्ड बोलना होगा। लेकिन इस बीच यूनोसुके के नाम का कैरेक्टर आ जाता है तो सीओ उसका नाम ले लेती है, तो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। सीओ कहती है मैंने तो ये बोला था, तुम्हें क्या लगा यूनोसुके, मैंने तुम्हारा नाम लिया। तो ये देखकर अकारिन अपने मन में कहती है अब तो मैं भी ये करूंगी, और उसके बाद गेम आगे बढ़ने लगता है। पर इस बार किसी भी वर्ड में यूनोसुके के नाम का कैरेक्टर नहीं आ रहा था, जिस वजह से अकारिन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। लेकिन तभी उसके नाम का कैरेक्टर आ जाता है तो अकारिन भी उसका नाम ले लेती है, तो वो दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। अकारिन कहती है मैंने तो ये वर्ड बोला था, तुम्हें क्या लगा यूनोसुके, मैंने तुम्हारा नाम लिया है। फिर सीओ बोलती है अकारिन तुम हार गई क्योंकि तुमने मेरे वर्ड को रिपीट कर दिया, तो इसीलिए अब अकारिन को पनिशमेंट के तौर पर इन दोनों से संटी खानी होगी। संटी बोले तो 2 फिंगर से मारना। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए जब स्कूल की छुट्टी होती है तो यूनोसुके एक सिरेन के पास जाकर रुकने का सोचता है। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो देखता है अकारिन वहाँ पर अपने कपड़े उतार कर सुखा रही है। तभी अकारिन उसे देख लेती है, जिस चक्कर में वो गिर जाती है और फिर से उसकी पैंटी यूनोसुके देख लेता है। तो अकारिन उस पर गुस्सा करने लगती है तो यूनोसुके वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपने मन में कहता है आखिर वो वहाँ पर कर क्या रही थी। तभी उसे रियलाइज होता है कि अकारिन के पास अम्ब्रेला नहीं है, इसीलिए वो उसके पास जाता है और कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। तो अकारिन कहने लगती है अचानक से तुम मेरी मदद करने का क्यों सोच रहे हो, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो। यूनोसुके कहता है ठीक है तो मैं जाता हूँ। पर तभी अकारिन कहती है अच्छा ठीक है, जब तुम इतनी ज्यादा जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। फिर वो उसके साथ एक ही छाते में जाने लगती है। फिर हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में जाते हुए सोच रही थी बारिश हो रही है, इसका मतलब खाने पर डिस्काउंट चल रहा होगा, चलो वो खाना लेने, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर पीछे से वो दोनों आते हैं जहाँ पर यूनोसुके अपने मन में सोच रहा था भले हम बचपन के दोस्त है लेकिन एक ही छाते में एक साथ चलने में थोड़ा अजीब लगता है। अकारिन उससे कहती है यूनोसुके तुम बहुत ज्यादा तेज चल रहे हो और छाता नीचे कर सकते हो, मैं भीग रही हूँ। तो उससे माफी मांगता है और अपने मन में कहता है अकारिन मुझसे नफरत करती है तो शायद इसीलिए वो मेरे साथ चलने में डरती होगी। तभी अकारिन उसके चेहरे को दूसरी साइड करते हुए कहती है मुझे घूरो मत। ये देखकर यूनोसुके अपने मन में कहता है क्या सच में ये वही अकारिन है जो बचपन में बहुत ज्यादा प्यारी हुआ करती थी। पर हमें पता चलता है कि अकारिन तो उसके साथ एक छाते में चलने की वजह से बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि यूनोसुके का कंधा भीग रहा है, तो उससे कहती है तुम बेवकूफ हो क्या, थोड़ा पास आकर चलो, और वो उसे अपना हैंकी देती है ताकि वो अपना कंधा साफ कर सके। लेकिन यूनोसुके को लगता है कि वो उससे उसके कपड़े साफ करने के लिए कह रही है, तो यूनोसुके उसके कपड़े पोंछने लगता है। अकारिन शर्माते हुए कहती है तुम सच में बेवकूफ हो, मैंने ये तुम्हारे कंधे के लिए दिया था, पता नहीं यार तुम अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। यूनोसुके कहता है तुम ही थी जो गलत इशारे दे रही थी। तो अकारिन कहती है चलो चुप रहो और अपने आप को साफ करो, लाओ मैं छाता पकड़ लेती हूँ। लेकिन जैसे वो छाता पकड़ने वाली होती है उसका हाथ यूनोसुके के हाथ पर चला जाता है, जिस वजह से दोनों बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं। फिर यूनोसुके अपने मन में सोचता है अकारिन को आज हुआ क्या है, वो आज बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही है। तभी वो छाते को ऊपर कर देती है तो यूनोसुके कहता है छाते को नीचे कर लो नहीं तो तुम भीग जाओगी। अकारिन कहती है चुप रहो और मुझे तुम्हारे लिए करने दो। तो वो अपने मन में कहता है सच में बहुत ज्यादा अजीब है, या मुझसे बहुत अच्छे से पेश आ रही है। पर तभी वहाँ से एक कार वाला बहुत ही स्पीड में निकलता है, जिस वजह से उसके कार के टायर से पानी उछलकर उन लोगों के ऊपर चला जाता है। यूनोसुके उसे बचाने की कोशिश करता है पर दोनों भीग जाते हैं। फिर यूनोसुके को रियलाइज होता है कि उसने अकारिन को पकड़ रखा है, तो वो उसे छोड़ते हुए उससे माफी मांगता है, पर अकारिन उसे थैंक यू बोलती है। तो ये सुनकर यूनोसुके अपने मन में सोचता है आज कई ज्यादा अजीब चीजें हुई हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर हम दोनों वापस से पहले जैसे ही मिलजुल कर रह सके तो कितना अच्छा होगा। फिर वो उससे कहता है आज तुम्हारे साथ मुझे घर जाने में खुशी हुई। अकारिन कहती है तुम्हारा खुशी से क्या मतलब है। अभी अकारिन को गलतफहमी हो जाती है और वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, जॉनी सिंस की छठी औलाद, और उसे मारती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। यूनोसुके अपने मन में कहता है देखा तुम लोगों ने, तुम लोग अपने बचपन के दोस्त के साथ रोम कॉम में नहीं हो सकते। फिर हमें सीओ को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारा खाना खरीद कर ले आई थी। फिर वो कहती है मैं इतना सारा खाना अकेले नहीं खा पाऊंगी। फिर वो कहती है चलो यूनोसुके से पूछती हूँ, पर वो देखती है उसकी खिड़की बंद है, तो वो कहती है अब अकारिन से पूछ के देखती हूँ। फिर वो देखती है कि अकारिन वहीं पर है, तो वहाँ से उसकी खिड़की के पास जाती है और खिड़की को खोल लेती है, जहाँ पर वो उसे कुछ कहते हुए सुनती है। और अकारिन यूनोसुके की फोटो देखते हुए कह रही थी पता नहीं मैं उसके साथ ऐसे क्यों करती हूँ, वो तो आज मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था, मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों मिलजुल कर रह पाएं जैसे पहले रहते थे। और ये सब शियो वहाँ पर खड़ी होकर सुन रही थी। अभी अकारिन देख लेती है कि वहाँ पर शियो आई हुई है और वो चिल्लाते हुए कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शियो उससे माफी मांगने लगती है। अकारिन कहती है अरे यार मैंने तुम्हें बार बार मना किया है ना कि खिड़की से मत आया करो, क्या तुम दरवाजे से नहीं आ सकती। शियो कहती है सॉरी तुम्हारी खिड़की खुली हुई थी, और हाँ मैं बहुत सारे स्नैक्स लाई थी इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे साथ इन्हें खाऊं। उसके बाद वो दोनों स्नैक्स खाने लगते हैं, जहाँ पर शियो अपने मन में सोच रही थी आखिर अकारिन यूनोसुके की फोटो को क्यों घूर रही थी। अभी अकारिन कहती है मैं तुम्हें उस फोटो के बारे में बताना चाहती हूँ ताकि तुम गलत ना समझो, और बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूँ या वैसा कुछ, क्योंकि वो बेकार है, बदतमीज और एक घर की बंदर है। तो शियो बोलती है अच्छा। फिर अकारिन कहती है लेकिन वो अचानक से इतना अच्छा बन जाता है जो कि देखने में गलत लगता है। तो उसके एक्सप्रेशन देखकर शियो अपने मन में सोचती है आखिर वो इतना शर्मा की रही है, इसलिए वो उससे पूछती है क्या तुम पक्का उसे पसंद नहीं करती। तो अकारिन कहती
कहती है हाँ पक्का मैं उससे नफरत करती हूँ सच में। सीओ कहती है लेकिन क्या तुम 1 मिनट पहले ये नहीं कह रही थी कि तुम उसके साथ मिलजुल कर रहना चाहती हो। अकारिन कहती है मेरा मतलब था कि बचपन के दोस्त के तौर पर, और सिर्फ तभी जब वो चाहेगा। सीओ कहती है हाँ यूनोसुके बहुत ज्यादा जिद्दी है, अगर वो चाहता तो वो थोड़ा और अच्छा हो सकता था जिससे कि हम लोग सब साथ में मिलजुल कर रह पाते। तो सुनकर अकारिन अपने मन में उसके बारे में सोचने लगती है कि अगर वो अच्छा इंसान होता तो वो किस तरीके से एक्ट करता। फिर वो गुस्सा होते हुए कहती है छी, उसे एक अच्छा इंसान बनते हुए देखकर तो मुझे उल्टी आ रही है। सीओ कहती है क्या तुम अपनी बार बार बात बदलना बंद करोगी। तो अकारिन टॉपिक चेंज करते हुए उसे कुछ दिखाती है, लेकिन गलती से वो अपनी ब्राउज हिस्ट्री दिखा देती है जिसके अंदर बचपन के दोस्त के बारे में बहुत चीजें लिखी थी, जैसे बचपन के दोस्त के साथ किस करना, बचपन के दोस्त के करीब आना, बचपन के दोस्त के साथ प्यार हो जाना, और ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। तो ये देखकर अकारिन हड़बड़ा जाती है, जिस चक्कर में उसका फोन सीओ के सर में जाकर लगता है। तो अकारिन सीओ से माफी मांगने लगती है। सीओ कहती है नहीं रुको मैं ठीक हूँ। अकारिन कहती है रुको मैं ठंडी पट्टी लाती हूँ। लेकिन जैसे वो अपनी अलमारी खोलती है वहाँ से बहुत सारी फोटो निकलती है जो कि यूनोसुके की थी। तो सीओ इस बारे में पूछने लगती है। अकारिन कहती है ये सब उसकी गलती है, वो हर फोटो में मेरे साथ मेरे पीछे पड़ा रहता था, और वो बहुत सारे बहाने बनाने लगती है। सीओ अपने मन में कहती है मैं उससे उसके दिल की बात पूछना चाहती हूँ लेकिन मुझे डर लगता है, और उसे डर लगने का रीजन ये था कि बचपन में अकारिन ने उससे कुछ कहा था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अकारिन उससे कह रही होती है सीओ चान हम लोग अपने बीच कोई भी सीक्रेट नहीं रखेंगे। तो ये याद आने की वजह से सीओ से पूछ लेती है अकारिन मुझे साफ साफ बताओ तुम सच में यूनोसुके के बारे में क्या सोचती हो। तो अकारिन कहती है वो हर बात पे चिढ़ जाता है क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा कचरे जैसा बर्ताव करता है, और जब भी हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो एक मरी हुई लाश जैसा बन जाता है। वो सच में ध्यान नहीं देता जब हम लोग तैयार होते हैं। हाँ ये सच है कि हम लोग बचपन के दोस्त है, लेकिन वो हमें लड़कियों जैसा तो समझ सकता है ना। सीओ कहती है मैं समझ गई, वो हमें ऐसा समझता है कि हम लोग अभी भी बच्चे हैं। क्या तुम मानोगी कि उसने मुझे बर्थडे पर एक डायनासोर का टॉय दिया था जूनियर हाई के आखिरी साल में। ये एक अच्छी बात थी कि उसने मुझे तोहफा दिया, पर फिर भी उसने मुझे एक बच्चों वाला तोहफा दिया। अकारिन कहती है वो खुद एक बच्चा है, आखिरकार वो खुद को समझता क्या है। सीओ कहती है हाँ ठीक कहा, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर अकारिन अपने मन में कहती है भले ही हम दोनों एक ही इंसान से प्यार करते हो। तो सीओ अपने मन में कहती है पर फिर भी हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड बने रहेंगे, और फिर वो उसके बारे में और भी बातें करने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि यूनोसुके वहाँ पर आ रखा है जिसने उनकी सारी बातें सुन ली है। वो अपने मन में कहता है क्या वो लोग मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, चलो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैंने कुछ भी नहीं सुना, और वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसे अकारिन की आवाज आती है जो कि चिल्ला रही थी, इसीलिए वो जल्दी से अंदर जाता है और कहता क्या हुआ। पर तभी वो देखता है कि वो दोनों तो अपने कपड़े बदल रहे थे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। अकारिन कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना नोक के अंदर घुसने की, और वो उसे मार कर उसके सर पे आलू उगा देती है। शियो अपने मन में कहती है वो पक्का उसे पसंद नहीं करती। यूनोसुके हमसे कहता है देखा तुम लोगों ने, हम सच में अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक रोम कॉम में नहीं हो सकते। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियो यूनोसुके के घर पे आकर मांगा पढ़ रही थी, जिस मांगा को पढ़कर वो रोने लगती है क्योंकि मांगा में भी बचपन के दोस्त एक दूसरे से प्यार करते थे, और वो भी चाहती है कि अब वो भी यूनोसुके के साथ इसी तरीके से प्यार में आ जाए। फिर वो सोचती है क्या यूनोसुके उसके बारे में सोचता होगा, और यूनोसुके वहीं पर सोया हुआ था। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती है मैं जरूर यूनोसुके के साथ एक रोम कॉम शुरू करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसके कुछ देर बाद हमें यूनोसुके को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए कह रहा था कल का दिन सच में बहुत बेकार था। फिर दिखाया जाता है कि कल क्या हुआ था, जहाँ पर यूनोसुके एक लेटेस्ट रोम कॉम कॉमिक बुक लेने के लिए आया था, लेकिन वहीं पर शियो और अकारी थे जो कि उसे देख लेते हैं। तो उन्हें देखकर यूनोसुके बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है और अपनी कॉमिक बुक को छुपाने लगता है। तो वो लोग कहने लगते दिखाओ तुमने अभी अभी क्या छुपाया। यूनोसुके कहता है कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी छीना छपटी में वो कॉमिक बुक नीचे गिर जाती है। तो अकारी कहती है क्या तुम अपने बचपन के दोस्त के साथ प्यार में हो सकते हो, तुम इस बारे में एक मांगा पढ़ते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ऐसा सच में चाहते हो। शियो बताती है मैंने ऐसे ही बहुत सारी कॉमिक बुक तुम्हारे बेड के नीचे भी देखी है। तो ये सुनकर यूनोसुके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो दोनों से छेड़ने लगते हैं। तभी प्रेजेंट में यूनोसुके की आंखें शियो आकर बंद कर देती है और पूछती है तो बताओ कौन हूँ मैं। तो यूनोसुके कहता है शियो मुझसे चिपकना बंद करो। तो शियो और ज्यादा उससे चिपकते हुए कहती है चलो हम एक साथ स्कूल चलते हैं, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। फिर वो उससे कहता है पब्लिक में ऐसी हरकतें करना बंद करोगी। तो शियो से टीज करने लगती है। तो यूनोसुके अपने मन में कहता है अरे यार ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, वो अब मेरा मजाक उड़ा रही है। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियो जब भी यूनोसुके से बात करने के लिए उसके पास आती थी तो यूनोसुके कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता था, जिस वजह से शियो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी। अभी वहाँ पर अकारी आती है और कहती है क्या हुआ शियो तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों लग रही हो। तो शियो कहती है यूनोसुके के बारे में है, वो आज मुझे बहुत ज्यादा अवॉइड कर रहा है, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया जो मुझसे वो गुस्सा है। तो अकारी कहने लगती है अरे वो तो ऐसा ही है, जरूर वो चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में मांगा पढ़ के एक्साइटेड हो गया होगा, इसलिए चिंता मत करो और आगे बढ़ते रहो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शियो कहती है हाँ अकारी सही कह रही है, मुझे एक बार ये करके देखना चाहिए। उसके बाद वो जिम के स्टोरेज रूम में आ जाती है और वो बताती है आज यूनोसुके को जिम के सामने वाले रूम की सफाई करने की ड्यूटी मिली है तो वो यहाँ आएगा। और ऐसा ही उस मांगा में भी हुआ था जब मैंने उस मांगा को पढ़ा था। फिर शियो वहाँ बैठ जाती है और उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन इंतजार करते करते वो वहीं सो जाती है। फिर सीधा रात
रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है पूरा स्कूल बंद हो चुका है और वो वहीं पर फंस गई है। फिर वो अपना फोन चेक करती है तो देखती है उसमें बैटरी ही नहीं है। ये सब जानने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अगर कोई बाहर है तो मेरी मदद करो। फिर वो थक कर लेट जाती है और कहती है पता नहीं मैं ये सब क्या कर रही हूँ, और वो पूरे दिन की बात को याद करके कहती है लगता है मुझे फिर से अकेले रहना पड़ेगा। फिर हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अकेले बैठकर खाना खा रही थी। प्रेजेंट में शियो कहती है मुझे तुम्हारी याद आ रही है यूनोसुके, और वो अपने आंखें बंद कर लेती है। तभी ताला खोलने की आवाज आती है तो उड़ जाती है और ये यूनोसुके होता है जो कि उसे लेने के लिए आया था। वो उससे कहता है मुझे पता था तुम मुझे यहीं मिलोगी। तो शियो हैरान है तो कहती है पर तुम्हें कैसे पता चला? तो यूनोसुके कहता है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें पता था आज की क्लीनिंग ड्यूटी मेरी है, इसलिए तुम मुझे सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर छुप गई है ना। तो ये सुनकर शियो और ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद वो कहता है चलो अब घर चलते हैं, सब लोग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान है। शियो कहती है मैं मान गई कि तुमने मेरे बारे में पता लगा लिया। यूनोसुके कहता है मैं कैसे पता नहीं लगा पाता, क्योंकि हम बचपन के दोस्त जो हैं। तो ये सुनकर शियो अपने फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर यूनोसुके उसके लिए उसका फेवरेट खाना लेकर आया था और इस बार शियो उसे खुशी खुशी खा रही थी। फिर यूनोसुके कहता है हमें सबको बता देना चाहिए कि तुम मिल गई हो। पर शियो अपने मन में कहती है यूनोसुके तुम सच में मेरे लिए एक हीरो हो। फिर यूनोसुके से कहती है मुझे लगा कि तुम मुझसे अब नफरत करते हो क्योंकि सुबह से ही तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे। तो यूनोसुके कहता है वो तुम्हारा बस वहम है, और अपने मन में कहता है अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं शर्मा रहा था, क्योंकि इसे मेरे मांगा कलेक्शन के बारे में पता है। तभी अचानक से शियो दौड़ते हुए आकर कहती है चलो अब घर चलते हैं, लेकिन वो उससे टकरा जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं और एक गलत पोजीशन में अटक जाते हैं। फिर दोनों साथ में पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? तभी यूनोसुके उठने लगता है लेकिन शियो से पकड़ लेती है और कहती है बस थोड़ी देर और, चलो अकेले रहते हैं बस हम दोनों। तभी अकारी को दिखाया जाता है जो कि यूनोसुके के मैसेज को पढ़ के उसे रिप्लाई देती है, पर वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो उनके लिए परेशान हो रही थी। और दूसरी तरफ यूनोसुके अपने मन में कह रहा था इसी पल से हम दोनों के बीच रोम कॉम वाली हरकतें शुरू हो गई थी। तभी शियो कहती है यूनोसुके सुनो। तो यूनोसुके कहता है हाँ बोलो शियो, और वो उसका मुंह को पकड़ के कहता है अब बस बहुत हो गया, बंद करो ये सब। फिर उठते हुए अपने मन में कहता है मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो अभी ये उस रोम कॉम सीन को दोबारा से करके मेरा मजाक उड़ाती। फिर वो उससे कहता है चलो अब चलते, नहीं तो सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो शियो उठते हुए कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे मुझे भूख लगी है, मैं सोच रही हूँ कि आज रात खाने में क्या होने वाला है। यूनोसुके अपने मन में सोच रहा था हम लोग तब से ही ऐसे हैं जब से हम बचपन से साथ में हैं, मैं उसे एक लड़की के तौर पर नहीं देख सकता। फिर वो शियो को बताता है मैंने एक मैसेज भेज दिया है तो शायद हम थोड़ी देर और घूम सकते हैं। फिर वो जाकर वहाँ के स्टेज पर बैठ जाता है और उससे पूछता है क्या कुछ ऐसा है जिस बारे में तुम मुझसे बात करना चाहती हो? तो शियो कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जिस बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी देर मेरे साथ और रहो। तो ये सुनकर वो थोड़ा शर्मा जाता है और अपने मन में कहता है क्या वो रोम कॉम मांगा पढ़ने को लेकर मेरा मजाक नहीं उड़ा रही? तभी वो देखता है कि वो बहुत ज्यादा शर्मा रही है, इसलिए वो उससे पूछता है तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? तो शियो उसकी तरफ देखने लगती है। वो कहता है मेरा मतलब ये है कि तुम आमतौर पर मुझसे बेवकूफी वाली बातें करती हो और मुझसे चिपकती हो। तो शियो कहती है तुमने मुझे मना किया था पब्लिक में ऐसे करने से। तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और कहता है खैर अगर हम अकेले होंगे तो। फिर वो चुप हो जाता है, लेकिन तभी शियो उसके कंधे पर सर रख देती है और अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है और फिर वो उससे कहती है तुमसे अच्छी खुशबू आ रही है, तुम मुझे ढूंढने के लिए भाग कर आए जबकि तुम ना चुके थे। पर ये देखने के बाद यूनोसुके अपने दिल को समझा रहा था हम करीब इसीलिए हैं क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं, ये हमारी रोम कॉम की शुरुआत नहीं हो सकती। तभी शियो कहती है तुम्हें पता है यूनोसुके मैं तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहती हूँ, और जब तुम मुझे बचाने आए तो मुझे एहसास हुआ कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो इसीलिए यूनोसुके, और वो उसे जोर से पकड़ लेती है। तो ये सब देखने के बाद यूनोसुके अपने मन में सोचता है क्या वो सच बोल रही है, पर तभी वहाँ पर लाइट जल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ अकारी आ गई है। फिर वो उन दोनों को डांटते हुए कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम बहुत ज्यादा परेशान थे। और तभी वो शियो को गले से लगाकर रोने लगती है और कहती है बिना कुछ कहे गायब मत हुआ करो बुद्धू कहीं की। तो शियो उससे माफी मांगती है। तभी अकारी यूनोसुके पर भड़क जाती है क्योंकि उसने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। तो यूनोसुके कहता है पर मैंने किया था। अकारी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, तुमने लगभग 20 मिनट पहले रिप्लाई दिया था। 1 मिनट रुको, तुम लोग अंधेरी रात में 7:30 बजे तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शियो कहती है मेरी गलती है, मैं जिम क्लास के स्टोरेज रूम में फंस गई थी, इसीलिए मुझे शांत होने के लिए 1 मिनट चाहिए था, सच में बस यही बात है। तो ये सुनकर यूनोसुके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है बस यही बात थी। तभी शियो वहाँ से जाते हुए कहती है मैं जाने से पहले बाथरूम होकर आती हूँ। यूनोसुके अपने मन में कहता है उसे अकेला लगा क्योंकि मैं अजीब तरीके से उससे दूर भाग रहा था। अकारी यूनोसुके से पूछती है मुझे बताओ तुम लोग सच में यहाँ पर क्या कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं तुम शियो को पसंद करते हो? तुम दोनों यहाँ पर काफी देर से थे तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, सच बताओ तुम शियो के बारे में क्या सोचते हो? तो वो कहता है हाँ मैं शियो को पसंद करता हूँ लेकिन एक दोस्त के तौर पर। अकारी कहती है मैं उस बारे में नहीं पूछ रही। तो यूनोसुके कहता है हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं। फिर वहाँ पर शियो आ जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनोसुके सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो बार बार अकारी की बात को याद करके परेशान हो रहा था, पर तब भी उसे शियो की याद आती है और वो कहने लगता है अरे यार मेरे दिमाग को क्या हो गया ये। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियो अपनी बालकनी में तैयार होकर खड़ी थी। तभी यूनोसुके अपनी बालकनी से उसे देखते हुए कहता है वो सच में
मुझे उस नजर से नहीं देखती, वैसे मैं अपने दिल से अभी यही कह रहा हूँ। तभी शियो उसकी तरफ देख लेती है और उसे वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसके बाद वो भी नीचे आ जाता है और उससे पूछता है क्या वो समर यूनिफॉर्म है। तो वो कहती है हाँ, आजकल कुछ ज्यादा ही गर्मी होने लगी है, इसीलिए मैंने सोचा कि अब ये कपड़े पहन लूं। उसके बाद वो दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं, लेकिन यूनोसुके शियो को देखकर अपने मन में कह रहा था पता नहीं किसी वजह से आज शियो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, इसीलिए वो उससे कल के बारे में बात करने की कोशिश करता है। लेकिन ये सुनकर शियो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है हाँ मुझे याद आया, मेरे पास कोई काम है इसलिए मैं अभी जाती हूँ, और वो वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर यूनोसुके को शक होने लगता है कि कहीं शियो उसे पसंद तो नहीं करती। अभी वो अपने दिमाग में कुछ ज्यादा ही डीप सोचने लगता है, जो कि शादी के बाद किया जाता है, और वो वहीं पर खड़े होकर पोज बनाने लगता है। लेकिन वहाँ पर अकारी थी जो कि उसे घूर रही थी। फिर वो उससे कहती है ये तुम क्या ठरकी हरकतें कर रहे हो, जिसे देखकर यूनोसुके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अकारी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अकारी भड़कते हुए कहती है क्या तुम शियो के बारे में एक मांगा कैरेक्टर की तरह सोच रहे थे, तुम बहुत ज्यादा गंदे हो। तो यूनोसुके कहता है नहीं ऐसा नहीं है, और मुझे दिख रहा है कि तुम मूड में हो, क्या तुम मेरे और शियो के बारे में एक्साइटेड हो। तो अकारी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है गलत फहमी में मत रहो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। यूनोसुके अपने मन में कहता है आखिर वो इतनी ज्यादा चिड़चिड़ी क्यों हो रही है, और फिर वो इमेजिन करने लगता है कि कहीं अकारी भी तो उसे पसंद नहीं करती, और वो अपने ख्यालों में खो जाता है। और वो कहता है तुम अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रोम कॉम में हो सकते हो। फिर हमें शियो को दिखाया जाता है जो कि परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि यूनोसुके बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो अभी तक में समझ चुका होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और वो सोच में पड़ जाती है। तभी वहाँ पर अकारी आती है और कहती है शियो क्या हुआ, तो मुझे आज थोड़ी उदास लग रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे साथ यूनोसुके ने ऐसा किया है। तो ये सुनकर शियो चुप हो जाती है, तो वो समझ जाती है कि यूनोसुके ने ही कल जिम में कुछ किया होगा। फिर हमें यूनोसुके को दिखाया जाता है जो कि खुद के बालों में जेल लगा रहा था और खुद को बढ़िया से तैयार कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था वो शियो के साथ डेट पर जा सकता है। तभी उसे लड़ने की आवाज आने लगती है और हमें पता चलता है कि अकारी शियो से पूछ रही है क्या तुम हमेशा से यूनोसुके को पसंद करती थी। तभी वहाँ पर यूनोसुके आ जाता है और कहता है मेरे ऊपर लड़ना बंद करो, और वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते, और शियो कह देती है नहीं ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं यूनोसुके के साथ डेट करूं। फिर वो अपने फोन में मांगा को दिखाते हुए कहती है यूनोसुके को ये रोम कॉम मांगा पसंद है, तो मैं बस उसके लिए उसका मजाक उड़ा रही थी। और मांगा का ये वही सीन होता है जो कि जिम क्लास में इन दोनों के साथ हुआ था। ये सब देखकर यूनोसुके का दिमाग खराब हो जाता है और वो हंसने लगता है। फिर वो कहता है चलो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो शियो से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे कहता है ये सब खुद की आंखों से देखना कि तुम्हारा मजाक उड़ाया जा रहा है, ये सच में आसान नहीं होता। और वो वहाँ से भागते हुए कहता है देखा तुम सच में अपने बचपन के दोस्त के साथ एक रोम कॉम में नहीं हो सकते। शियो अपने मन में कहती है चीजें आगे बढ़ने वाली थी लेकिन मैंने सब कुछ बेकार कर दिया, मैं सच में बहुत बेवकूफ हूँ। ये देखकर अकारी को थोड़ी सी राहत महसूस होती है और वो खुद से कहती है आखिर मुझे राहत महसूस क्यों हो रही है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकारी नहाते हुए यूनोसुके की बातों को याद कर रही थी कि जो उसने कहा था क्या तुम मुझे और शियो को लेकर एक्साइटेड हो। फिर वो अपने मन में कहती है शायद वो हमारा किया हुआ वादा भूल गया है। लेकिन तभी वहाँ पर यूनोसुके आ जाता है जो कि गेट खोल देता है, जिसे देखकर अकारी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारती है। फिर उसे पता चलता है कि यूनोसुके का बाथरूम खराब था, इसलिए वो उससे माफी मांगती है। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पर तीनों परिवार के सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं और वो अब दारू पार्टी करने वाले हैं। यूनोसुके देखता है अकारी वहाँ से उठकर बाहर जा रही है, तो वो भी इसके पास जाता है और उससे पूछता है अकारी क्या तुम बोर हो रही हो। तो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यूनोसुके उससे माफी मांगता है। अकारी कहती है मैं अब गुस्सा नहीं हूँ तो मुझे अकेला छोड़ दो। यूनोसुके कहता है तुम्हें हो क्या गया है, तुम रोती थी और मुझसे भीख मांगती थी कि तुम मुझे अकेला मत छोड़ना। और वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी अकारी उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम किस वक्त की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें हमारा वादा याद है। तो वो कहता है मैं कैसे भूल सकता हूँ। और वो उसके पास आकर कहता है यही वादा ना जब तुमने कहा था कि मुझे अकेले मत छोड़ना जब मैं टॉयलेट जाऊँ तो। और ये कहकर वो हंसने लगता है। अकारी कहती है मैं तुमसे थक चुकी हूँ, जाओ यहाँ से। और फिर हमें बताया जाता है कि आखिर अकारी कौन से वादे की बात कर रही है। जब वो छोटी थी तो उसकी एक प्यारी बिल्ली मर गई थी, तो इसीलिए वो बहुत रो रही थी। लेकिन वहाँ पर यूनोसुके होता है जो कि उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा अकारी। फिर वो प्रेजेंट में कहती है मुझे पक्का लगा था कि तुम्हें याद होगा। तभी यूनोसुके कहता है हाँ वही वादा ना, मैं तुम्हें कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। अकारी कहती है तुम्हें याद है। वो कहता है हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ, वैसे भी तुम पुराने वादे के बारे में क्यों बात कर रही हो। तभी अकारी पीछे घूमती है और कहती है तो बताओ तुम मुझसे शादी कब करने वाले हो। तो यूनोसुके हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। अकारी कहती है मैं बस मजाक कर रही हूँ। तभी वहाँ पर शियो आ जाती है और कहती है अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो ना साथ में पीते हैं। उन दोनों को लगता है कि उसने भी दारू पी ली है, पर तभी वहाँ पर शियो की मॉम आती है और कहती है शियो ने बस पानी पिया है लेकिन माहौल की वजह से वो भी टल्ली हो गई है। तभी शियो और भी ज्यादा पियक्कड़ वाली हरकत करने लगती है। अकारी अपने मन में कह रही थी मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। तभी शियो यूनोसुके से कहती है तुम्हारा चेहरा मुझसे भी ज्यादा लाल है। तो ये सुनकर अकारी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यूनोसुके तो बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहा होता है। तभी अकारी आती है और उसे पीछे से थप्पड़ मारकर कहती है चलो वापस चलते हैं, बेवकूफ कहीं के। तो वो कहने लगता है तुम किसे बेवकूफ कह रही हो, तुम हो बेवकूफ। लेकिन अकारी तो बहुत ज्यादा खुश थी। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनोसुके एक पार्क में बैठा हुआ था और कह रहा था छुट्टी के दिनों में पार्क जाने में अच्छा लगता है। लेकिन तभी वहाँ के कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते
होते हैं, जिसमें से लड़की कहती है तो बताओ तुम मुझसे शादी कब करोगे। तो लड़का बोलता है जब हम बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। तो लड़की बोलती है फिर तो हम एक दूसरे के साथ और ज्यादा रह सकेंगे। ये सब देखकर यूनोसुके का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो अपने मन में कहता है अपने बचपन के दोस्त के साथ शादी करना ये तो उन पॉपुलर मांगा की स्टोरी जैसा लगता है। फिर उसे अकारी की बात याद आती है जब उसने कहा था तो बताओ तुम मुझे अपनी बीवी कब बनाओगे। और फिर उसे सीओ की बात भी याद आती है जहाँ पर उसने कहा था मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा रहना चाहती हूँ यूनोसुके। ये सब सोचने के बाद उसके दिमाग में और भी ज्यादा ख्याल आने लगते हैं जो कि अकारी और सीओ के साथ उसने बिताए थे। ये सब सोचकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है बचपन के दोस्त सच में मुसीबत होते हैं। तभी वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है जो कि कहती है बचपन के दोस्त, और वो यूनोसुके को देखने लगती है। तो यूनोसुके कहता है सुनिए क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है जो आप मुझे घूर रही हो। और वो उठकर वहाँ से जाने लगता है पर वो लड़की उसके साथ साथ जा रही होती है। तभी वो उससे कुछ बोलने के लिए पीछे घूमता है तो वो लड़की यूनोसुके का चेहरा पकड़ के उसे देखने लगती है। यूनोसुके अपने मन में कहता है आखिर ये प्यारी लड़की मुझे इतना ज्यादा घूर क्यों रही है और मेरा पीछा क्यों कर रही है, लेकिन एक सेकंड ये तो जानी पहचानी सी लग रही है। फिर वो लड़की कहती है अरे ये तो तुम ही हो यूनोसुके भैया। तो यूनोसुके कहता है तुमने मुझे अभी भैया कहा इसका मतलब तुम रोनाको हो ना। पर उसके साथ घूमते घूमते रोनाको को चक्कर आ जाते हैं। उसके बाद वो लड़की उसके साथ उसी के घर पे आ जाती है जहाँ पर यूनोसुके की मॉम उसका इंतजार कर रही थी। तो रोनाको जाकर उससे गले लगती है और कहती है आपसे बड़े दिन बाद मिली आंटी। तो उसकी मॉम भी उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यूनोसुके पूछता मॉम ये यहाँ क्या कर रही है। तो उसकी मॉम बताती है कि रोनाको चान यहाँ पर जूनियर हाई में पढ़ने के लिए आई है पर अगले साल वो यहाँ के हाई स्कूल में भी चली जाएगी। तो रोनाको कहती है हाँ मैं यहाँ पर जूनियर हाई में पढ़ने के लिए आई हूँ, तुम वापस से हमारी पड़ोसी बनोगी। तो रोनाको कहती है असल में मैं यहीं रहने वाली हूँ। तो ये सुनकर यूनोसुके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम हमारे घर में रहने वाली हो। उसकी मॉम बताती है रोनाको सिर्फ स्प्रिंग तक यहाँ पर रहेगी। तो यूनोसुके बताता है 5 साल पहले रोनाको हमारे पड़ोस में रहती थी और वो बिल्कुल हमारी छोटी बहन जैसी थी और अब वो उसके साथ रहने वाली है। फिर यूनोसुके की मम्मी कहती है रोनाको चान ऊपर एक कमरा खाली है जो कि तुम्हारा रूम होगा। उसके बाद यूनोसुके रोनाको के साथ उसके कमरे में आ जाता है और उसकी मदद करवाने लगता है उसके सामान को अरेंज करने में। तभी वो उससे पूछ लेता है तुम अपनी फैमिली से इतने ज्यादा दूर आई हो तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो रोनाको कहती है नहीं मुझे नहीं हो रही क्योंकि मैं अपने पसंदीदा भैया के साथ रहने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो बात सुनकर यूनोसुके ब्लश करने लगता है। फिर वो अपने मन में कहता है मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, वो मुझे बस अपना भाई मानती है। तभी रोनाको सामान उठाकर आगे ले जाने लगती है लेकिन वो लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है पर यूनोसुके उसे बचा लेता है। तो वो उसे शुक्रिया कहती है। यूनोसुके कहता है भारी सामान मैं उठा लूंगा और उसके कुछ देर बाद वो दोनों साथ में मिलकर रोनाको के कमरे को सही कर देते हैं। तभी रोनाको कहती है भैया मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो यूनोसुके कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रोनाको कहती है वो नहीं है पर तभी वहाँ पर शियो और अकारी आ जाते हैं जो कि उसे देखकर पहचान जाते हैं और उसे लाड प्यार करने लगते हैं। लेकिन रोनाको तो उन दोनों को देखकर कहती है अरे आप लोग तो अब बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो क्योंकि अब आप फैशनेबल हो चुके हो। उसके बाद हमें यूनोसुके को दिखाया जाता है जो कि नहा रहा होता है लेकिन वो रोनाको की बातों को याद करके थोड़ा परेशान हो रहा था। फिर हमें वापस से इन तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है जहाँ पर रोनाको उन दोनों से कहती है तुम लोग सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गए हो। शियो कहती है रोनाको वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत हो। तभी रोनाको कहती है वैसे तुम दोनों को पता है मुझे अब भैया पसंद आने लगे हैं। तो दोनों कहते हैं हाँ हमें पता है, तुम हमेशा उससे चिपकी रहती थी। तो रोनाको कहती है नहीं मेरा मतलब है कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ और मैं उनके साथ गंदी चीजें करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी यूनोसुके बाहर से कहता है रोनाको बाथरूम खाली हो चुका है जाओ तुम भी बात ले लो। उसके बाद वो जाकर नहाने लगती है। तो नहाकर सीधा यूनोसुके के कमरे के पास आती है। तो यूनोसुके दरवाजा खोलता है। वो कहती है क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तभी उसके पीछे से सीओ और अकारी बाहर आकर कहते हैं हाँ अंदर आ जाओ। फिर वो दोनों कहते हैं हम रोनाको के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। फिर अकारी अपने मन में सोचती है रोनाको हमेशा से ही अपनी मन की चलाती है। सीओ कहती है अच्छा हुआ कि हम सही टाइम पर यहाँ पर आ गए। फिर दोनों साथ में कहते हैं मैं रोनाको को यूनोसुके के साथ अकेले नहीं छोड़ूंगी और दोनों के अंदर से ऑरा बाहर आने लगता है। तभी रोनाको वहाँ पर हेयर ड्रायर लेकर आती है और कहती है बड़े भैया अब तुम मेरे बालों को सुखाओ। और वो उसके गोद में बैठ जाती है। तो वो कहता है अरे तुम और कहीं पर भी तो जाकर अपने बालों को सुखा सकती हो। पर रोनाको कहती है लेकिन मुझे आपसे ही करवाना है। तो यूनोसुके कह देता है ठीक है। पर अकारी और शियो साथ में मिलकर उसे उसके ऊपर से हटा देते और कहते हैं बिल्कुल नहीं, एक लड़की के बाल बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं और हम नहीं चाहते कि एक जानवर की वजह से तुम्हारे बाल खराब हो जाएं। यूनोसुके कहता है तुम जानवर कैसे कह रहे हो। उसके बाद अकारी और शियो मिलकर रोनाको के बालों को अच्छे से सेट कर देते हैं। तो रोनाको कहती है मैं भैया के साथ बैठना चाहती हूँ। पर वो दोनों से पकड़ के कहते हैं नहीं रोनाको तुम हमारे साथ बैठो क्योंकि हम तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहते हैं। यूनोसुके अपने मन में कहता है मैं खुश हूँ कि वो दोनों रोनाको के साथ हैं। तभी रोनाको अपने पैरों से यूनोसुके को छेड़ने लगती है। तो इसीलिए यूनोसुके उसके पैर को पकड़ के हटाने लगता है लेकिन रोनाको कह देती है अरे गुदगुदी हो रही है। तो वो दोनों नीचे देखने लगते हैं। अकारी कहती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। यूनोसुके कहता है मैंने नहीं किया रोनाको ने किया था। अकारी कहती है रोनाको तुम इससे बचकर रहना। पर शियो तो अपने मन में उस ट्रिक की तारीफ करने लगते। फिर वो कहती है नहीं ये तारीफ करने का टाइम नहीं है, क्या सच में उसे फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पर हैं या नहीं। तभी रोनाको कहती है बड़े भैया क्या तुम मेरी पढ़ाई करने में मदद करोगे। तो यूनोसुके मान जाता है। पर शियो और अकारी भी कहने लगते हैं हम रोनाको की मदद करेंगे। तो रोनाको कहती है ठीक है तो सब जब मेरी मदद करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ, इससे तीनों मेरी मदद कर पाएंगे। पर ये देखकर वो लोग और ज्यादा शौक हो जाते हैं। यूनोसुके कहता है तुम ऐसे मत
बैठो। तो रुनाको कह देती है मैं बड़े भैया से बहुत प्यार करती हूँ। तो वो लोग शौक हो जाते हैं, लेकिन यूनोसुके सख्त लौंडा बनते हुए कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। पर तभी रुनाको यूनोसुके के करीब आने लगती है और सबको लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, पर तभी वो सो जाती है। और ये देखकर उन दोनों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि रुनाको ने तो सीधा उसके मुंह पे ही अपने प्यार का इजहार कर दिया। यूनोसुके कहता लगता है बहुत ज्यादा थक गई थी, ठीक है तो मैं इसे इसके बेड पर सुला कर आता हूँ। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियो और अकारी बैठकर बात कर रहे थे कि रुनाको सच में बहुत ज्यादा प्यारी है, लेकिन तभी वो नींद में यूनोसुके का नाम लेती है और अकारी सोच रही थी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने इतनी आसानी से अपना प्यार का इजहार कर दिया। शियो कह रही थी इस रफ्तार से तो वो उसके बहुत ज्यादा करीब चली जाएगी। और इधर बेचारा यूनोसुके बहुत परेशान हो रहा था और कह रहा था वो मेरी बचपन की दोस्त है और मैं उसके बड़े भाई जैसा हूँ, तो मैं कभी भी उसके साथ रोम कॉम में नहीं हो सकता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुनाको यूनोसुके को उठाने के लिए आई थी, पर वो उठ नहीं रहा था, तो वो उसकी नाक को बंद कर देती है जिससे कि वो सांस नहीं ले पाता और उठ जाता है। तो रुनाको से गुड मॉर्निंग कहती है। उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर यूनोसुके ब्रेकफास्ट देखकर कहता है ये तो आज बहुत ही अच्छा खाना बना है। तो उसकी मॉम बताती है आज रुनाको ने ये सब बनाया है। तो ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो खाकर देखता है तो कहता है सच में बहुत कमाल का बना है। तो रुनाको उससे सीधा पूछ लेती है इसका मतलब मैं फ्यूचर में एक अच्छी वाइफ बनूंगी। तो यूनोसुके कहता है हाँ तुम अच्छी वाइफ बनोगी। तो ये सुनकर वो कूदने लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ब्रेकफास्ट के बाद वो ब्रश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रुनाको उसे आकर पीछे से पकड़ लेती है। फिर वो कहती है चलो आज डेट पर चलते हैं। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। रुनाको बताती है मैं एक ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पर जाकर पुरानी यादें ताजा हो जाए। तो वो कहता है ठीक है तो जाकर तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। उसके कुछ देर बाद वो लोग एक रिवर के पास पहुंचते हैं जहाँ पर वो बचपन में खेला करते थे। तभी रुनाको भागते हुए जाकर वहाँ के रिवर में चली जाती है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी वो यूनोसुके से भी कहती है कि तुम्हें भी यहाँ आ जाना चाहिए। तो वो कहता नहीं मैं अब बहुत बड़ा हो चुका हूँ इन सब चीजों के लिए, लेकिन रुनाको उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो उसे समझाने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से चिपकू नहीं बनना चाहिए क्योंकि अगले साल से तुम हाई स्कूल में जाने वाली हो। तो वो कहती है पर भैया मुझे तो तुम्हारे साथ ही चिपकना है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनकर यूनोसुके का दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद उन्हें कहीं से रोने की आवाज आती है, तो उधर देखते हैं जहाँ पर एक बच्चा चोट लगने की वजह से रो रहा होता है। तो रुनाको उसके पास जाकर उसे शांत करवाती है और उसे अच्छा फील करवाती है। उसके बाद वो उसे उसकी मॉम के पास छोड़ देती है। तो यूनोसुके उसके इस काम की तारीफ करता है। रुनाको बताती है बचपन में बहुत गिरा करती थी और मुझे पता है कि उस वक्त कैसा फील होता था, तो इसीलिए मैं हमेशा से वो बनना चाहती थी जो मदद करे। और तुम्हें पता है मेरा सपना है कि मैं फ्यूचर में एक डॉक्टर बनूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही हूँ और इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यूनोसुके कहता है मैंने हमेशा तुम्हें बच्ची समझा, लेकिन तुम मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी हो। तो कहती है नहीं वैसी बात नहीं है, मैं बस एक बच्ची हूँ जो कि बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकती। तो ये सब सुनकर यूनोसुके को उसकी बात याद आ जाती है जो कि उसने रात को कहा था, इसलिए वो उससे कुछ पूछने वाला था। तभी वहाँ पर शियो और अकारी आ जाते हैं। अकारी कहने लगती है तुम हमें बिना बताए यहाँ पर कैसे आ गए और रुनाको को तुमने कुछ किया तो नहीं। तो यूनोसुके कहता है मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो तीनों साथ में उस रिवर में मजे करने लगते हैं और यूनोसुके एक जगह पर बैठा हुआ था। तभी वो सोचता है कि वो आखिर रुनाको से क्या कहने वाला था। अगर उसने ये कह दिया होता तो अभी बहुत सारी चीजें खराब हो जाती और इधर ये लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। तभी रुनाको उसे आवाज लगाती है तो वो उसकी तरफ देखता है और उसे देखकर वो शर्मा रहा होता है। पर तभी रुनाको अपने पास से 2 झींगा मछली निकाल लेती है और कहती है देखो मेरे पास क्या है, ये केकड़े हैं। और वो आगे बढ़ने लगती है। यूनोसुके कहता है ध्यान से तुम गिर जाओगी, लेकिन वो गिर जाती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनोसुके स्कूल के कैंटीन में आया हुआ था, लेकिन वहाँ पर अकारी भी थी जो कि उसे छुपकर घूर रही थी। फिर वो अपने मन में कहती है मुझे पता है कि यूनोसुके को रोम कॉम पसंद है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब रुनाको ने उससे कहा कि वो उसे पसंद करती है तो वो इस बारे में क्या सोचता है। और वहाँ पर लोग उसे ऐसे करता हुआ देख रहे थे। तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम सुबह से मुझे क्यों घूर रही हो? अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कह दो ना। तो अकारी कहती है मैं तुम्हें घूर नहीं रही थी, और ये बताओ मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो बस यहाँ पर ब्रेड खरीदने आई थी। और वो जल्दबाजी में एक बहुत ही ज्यादा स्पाइसी करी ब्रेड खरीद लेती है। यूनोसुके कहता है क्या तुम सच में वो ब्रेड खरीदने वाली हो, जबकि वो एक्स्ट्रा स्पाइसी करी ब्रेड है। तो देखकर वो भी घबरा जाती है। यूनोसुके कहता है शांत हो जाओ और उसे वापस रख दो। लेकिन अकारी सोचती है अगर उसने समझ लिया कि मैं उसका पीछा कर रही थी तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा। तो वो कहती है नहीं मैं यही खरीदने वाली हूँ। पर यूनोसुके कहता है तुम समझ नहीं रही हो, अगर तुमने उसे खाया तो तुम मर जाओगी। ये खाने की वजह से तीखापन ऐसा लगता है कि जैसे तुम सल्फ्यूरिक एसिड पी रही हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने भी इसका एक निवाला खाया है और जिस किसी ने भी कोशिश की उसे जल्दी घर जाना पड़ा। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि अगले दिन सुबह उनका पिछवाड़ा सूज गया था। इसलिए प्लीज अकारी जिद मत करो और उसे रख दो। पर अकारी अपने आप को साबित करने के लिए उस ब्रेड को खरीद लेती है, लेकिन खरीदने के बाद जब वो उसे खोल रही होती है तो उसकी स्मेल से ही उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे तो नॉर्मल तीखा भी पसंद नहीं आता। फिर वो उसे खाने की कोशिश कर रही होती है तो यूनोसुके कहता है प्लीज इसके लिए अपनी जान मत गवाओ। तो वो कहती है अरे तुम चुप रहो। और वो अपने मन में सोचती है यूनोसुके हमेशा मेरे को इस नजर से ही देखता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं उसे करके दिखाऊंगी। और वो उस ब्रेड को खा लेती है और एक ही बाइट में तो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो वहीं पर छटपटाने लगती है। इसलिए यूनोसुके उस ब्रेड को उठाकर फेंकने वाला होता है, लेकिन वो उसे रोक देती है और कहती है नहीं मैं इसे पूरा खाऊंगी। और वो उसे खाते हुए कहती है पता नहीं मैं आखिर कर क्या रही हूँ, इन्हीं सब चक्करों
चक्करों में मैं अपनी दिल की बात कभी नहीं कह पाती। यूनोसुके कहता है अकारी जबरदस्ती मत करो, तुम्हें कुछ हो जाएगा, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाता हूँ। पर अकारी कहती है चिंता मत करो और उसे पकड़ के अपनी तरफ देखने का इशारा करती है और वो उसके हाथ को जोर से पकड़ लेती है और लगातार उस ब्रेड को खाते हुए खत्म कर देती है। और फिर कहती है देखा मैंने इसे खत्म कर दिया ना। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने यूनोसुके का हाथ बहुत देर से पकड़ा हुआ है, इसलिए वो उसके हाथ को जल्दी से छोड़ देती है और शर्माने लगती है। तो यूनोसुके माफी मांगते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम ये कर पाओगी, तुम सच में कमाल हो अकारी। तो अकारी ये सुनकर कहने लगती है आखिरकार मैं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे यूनोसुके पसंद है। ये सुनकर यूनोसुके उसकी तरफ देखने लगता है। तभी वो टॉपिक चेंज करते हुए कहती है तीखा खाना उतना बुरा भी नहीं है। तो यूनोसुके कहता है हाँ, और वो बैठ जाता है। अकारी कहती है सच में ये मेरे लिए नहीं था, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो यूनोसुके उसके लिए परेशान होने लगता है। यूनोसुके हमें बताता है उस करी ब्रेड को 3 दिन के लिए कैंटीन से हटाना पड़ा। फिर हमें सीधा एग्जाम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों का एग्जाम खत्म हो गया था, लेकिन यूनोसुके बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। और यूनोसुके अपने मन में कह रहा था मैंने महसूस किया कि मुझे अपने बचपन के दोस्तों से प्यार हो गया है। और इधर शियो और अकारी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे क्योंकि वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे नंबर बहुत अच्छा आए हैं। फिर यूनोसुके अपने रिजल्ट को देखते हुए कहता है लेकिन मेरे पास अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन शियो कहती है यूनोसुके तुम्हारा क्या ख्याल है इस गर्मियों की छुट्टियों में तुम कहाँ घूमने जाओगे। लेकिन वो लोग देखते हैं कि यूनोसुके तो वहाँ पर है ही नहीं। फिर जब वो घर पर आता है तो रुनाको उसके पास आती है और कहती है बड़े भैया देखो मुझे सारे सब्जेक्ट में फुल नंबर मिले। ये देखकर तो यूनोसुके और ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो रुनाको से कहता है सच में तुमने कमाल कर दिया रुनाको। रुनाको कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लीज मेरी और तारीफ करो। लेकिन यूनोसुके अपने कमरे में चला जाता है और फिर वो अपने रूम में आने के बाद कहता है सच में बहुत ज्यादा बुरा है, क्या ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मैं हर वक्त इधर उधर की बातों पर ध्यान दे रहा था। और वो ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि उसके एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। फिर वो पढ़ाई करना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर शियो और अकारी आते हैं तो रुनाको बताती है कि उन्होंने कहा कि उनके एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, इसीलिए वो 3 दिन से अपने कमरे में बंद होकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो लोग सोचने लगते हैं कि यूनोसुके के इस बार इतने ज्यादा बेकार नंबर कैसे आ गए। अकारी कहती है उसका ही नुकसान है, चलो हम लोग उसके बिना ही कहीं जाने का प्लान करते हैं। तो रुनाको कहती है पर क्या तुम्हें इसकी याद नहीं आएगी अकारी चांद। तो ये सुनकर अकारी कुछ बोल नहीं पाती। फिर हमें वापस से यूनोसुके को दिखाया जाता है जो कि पढ़ रहा होता है। तभी वो अपनी खिड़की की तरफ देखता है जहाँ पर वो तीनों आ गए थे उसे अपने साथ बुलाने के लिए। तो यूनोसुके वहाँ उठकर जाता है और कहता है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो तीनों कहते हैं तुम काफी देर से पढ़ाई कर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना अब तुम थोड़ा ब्रेक ले लो। पर यूनोसुके कहता नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो वो तीनों कहते क्या। फिर वो उसे परेशान करने लगते हैं कि तुम्हें इस गर्मियों में इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, चलो थोड़े मजे करके आते हैं। तो अकारी कहती है आखिर तुम इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हो, क्या तुम्हारे नंबर सच में बहुत बुरे आए थे। तो यूनोसुके कहता नहीं वो इतने ज्यादा बुरे भी नहीं आए हैं। तो अकारी कहती है तो अब रट्टा मारने से क्या फायदा है। यूनोसुके कहता है मैं रट्टा नहीं मार रहा, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि तभी सब कुछ हो पाएगा। तो अकारी कहती है क्या कड़ी मेहनत, मुझे ये मत कहो कि एक दिन छुट्टी लेने से तुम्हारी सारी तरक्की खत्म हो जाएगी। तो शियो उनको शांत करवाती है। यूनोसुके कहता है ठीक है तो अब मुझे अकेला छोड़ दो। अभी शियो उन दोनों को अपने पास बुलाती है और उनके कानों में कुछ कहती है। फिर वो तीनों कहते हैं ठीक है तो तुम पढ़ते रहो, हम तो चले मजे करने के लिए। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर यूनोसुके को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगती है और वो अपने मन में कहता है तुम लोग नहीं जानते कि मेरी जगह पर होना कैसा है, मैं तुम दोनों के बराबर खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि जब तक मेरे पास कुछ खास नहीं रहेगा मैं उन लोगों के बराबर में खड़ा नहीं हो सकता। फिर कुछ देर बाद वापस से वो तीनों आ जाते हैं। तो यूनोसुके कहता है मैंने कहा ना तुम लोग मुझे परेशान करना बंद करो। और वो देखता है कि उन तीनों ने स्विमिंग सूट्स पहन रखे हैं। फिर वो लोग उससे पूछते क्या तुम सच में बीच पर नहीं जाना चाहते। और वो लोग अपनी अदाएं दिखाने लगते हैं। तो यूनोसुके ये सब देखने के बाद मान जाता है और कहता है ठीक है मैं चलूंगा। तो ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग एक बीच को डिसाइड करने लगते हैं। लेकिन तभी अकारी पूछ लेती है वैसे तुम्हारे नंबर कितने आए थे, जरा हमें दिखाना। उसके बाद वो लोग उसके नंबर देखते हैं तो तब में उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो यूनोसुके कहता है मैं किसी में भी पूरे नंबर नहीं ला पाया। तो वो लोग कहने लगते हैं तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर हैं। तो यूनोसुके पूछ लेता है तो तुम्हारे नंबर कैसे आए थे। तो ये सुनकर वो दोनों हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि उनके नंबर कुछ ज्यादा खास नहीं आए थे और वो दोनों एक एक ग्रेड में फेल भी हो गए थे। यूनोसुके कहता फेल होना अच्छी बात नहीं है, अब तो तुम्हें छुट्टियों में पढ़ने का प्लान बनाना होगा। तो ये सुनकर वो दोनों बहुत जोर से चिल्लाते हैं। उसके बाद यूनोसुके को दिखाया जाता है जो कि नहाते हुए अपने मन में सोच रहा था सच में मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन मैं गर्मियों की छुट्टी उनके साथ बिताने वाला हूँ। और वो उन तीनों को बीच पर इमेजिन करने लगता है और यही सोचते सोचते वो सो जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो कहता है अरे मैं तो सो गया था। तभी उसे आवाज आने लगती है कि तीनों लड़कियां अब बाथरूम के अंदर आने वाली हैं। तो ये देखकर वो छुप जाता है और वो तीनों अंदर आ जाती हैं। यूनोसुके अपने मन में कहता है आखिर मैं छुप क्यों रहा हूँ। फिर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आज तो हमारी पजामा पार्टी होगी। तो यूनोसुके समझ जाता है कि वो लोग इसीलिए यहाँ पर हैं। तभी रुनाको नहाते हुए कहती है अगर भैया भी लड़की होते तो वो भी हमारे साथ आ पाते। तो वो लोग इमेजिन करने लगते हैं कि वो लड़की होता तो वो कैसा दिखता, जिस वजह से वो तीनों बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी हंसते हंसते वो टब का ढक्कन खोल देती है तो यूनोसुके जल्दी से टब के कोने में चला जाता है और वहाँ पर रुनाको चली जाती है नहाने के लिए। लेकिन तभी नहाते हुए रुनाको उनसे पूछ लेती है कि आखिर तुम बड़े भैया के बारे में कैसा फील करते हो। तो ये सुनकर वो लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं। पहले तो अकारी कहती है वो तो मुझे बहुत ज्यादा बेकार इंसान लगता है,
पर शियो और रोनाको अपनी असली फीलिंग्स बोलते हैं कि वो उसे पसंद है। तो अकारी भी कह देती है शायद मुझे भी यूनोसुके ज्यादा बुरा नहीं लगता, लेकिन तभी वो चिल्लाते हुए कहती है आखिर हम उस पर क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद यूनोसुके निकलता है और अपने आप को साफ करते हुए सोच रहा होता है सच में वो लोग मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। अभी वहाँ पर रोनाको आती है और कहती है मैं कुछ भूल गई थी, लेकिन वो यूनोसुके को देखकर कहती है अरे भैया आप अभी तक यहाँ पर हो। तो यूनोसुके कहता क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर था, तुम्हें ये कैसे पता चला? तो वो कहती है वो तो एक सीक्रेट है। और वहाँ से जाते हुए कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम किसी न किसी दिन इस चीज की जिम्मेदारी लोगे। ये सब सुनने और देखने के बाद यूनोसुके अपने मन में कहता है क्या इस गर्मियों की छुट्टियों में मेरा मेरे बचपन के दोस्तों के साथ एक रोम कॉम शुरू होने वाला है। उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाती है तो शियो यूनोसुके के घर आती है ताकि वो उसके साथ लाइब्रेरी जा सके और वो दोनों साथ में पढ़ सके। लेकिन लाइब्रेरी में यूनोसुके पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, वो बार बार शियो की तरफ ध्यान दे रहा था जिस वजह से उसका ध्यान भटक रहा था। तभी शियो इस सारे में कहती है मेरा काम पूरा हो गया। उसके बाद वो लोग एक जगह पर बैठे हुए होते हैं जहाँ पर यूनोसुके का दिमाग खराब था क्योंकि वो खुद को सोचने से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी शियो कहती है देखना मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं, और वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है। यूनोसुके सोचता है कि वो उसका हाथ पकड़ ले लेकिन वो रुक जाता है और वो कहता है यहाँ पर तुमने गलती की और यहाँ पर भी और एक सेकंड यहाँ पर भी। तो देख कर शियो कहती है अच्छा मेरी इतनी सारी गलतियां थी। यूनोसुके कहता है लगता है इस साल हमें फिर से स्कूल में जाकर स्टडी सेशंस लेने होंगे। शियो कहती है नहीं मैं इस गर्मियों में मजे करना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग हाई स्कूलर हैं। यूनोसुके कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। तभी शियो कुछ कहने वाली होती है तो बीच में ही यूनोसुके उसकी बात को काट देता और कहता है जहाँ तक हमारी बात है मुझे लगता है कि हम हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं ना। हम अभी हाई स्कूल में हैं लेकिन हम अभी भी वैसी चीजें ही कर रहे हैं जैसा हम ग्रेड स्कूल में करा करते थे और जूनियर हाई में। तभी शियो पूछती है अगर हम अलग कॉलेज में गए और अलग अलग हो गए तो क्या चीजें वैसी ही रहेंगी? यूनोसुके कहता है वैसे मुझे पक्का नहीं पता लेकिन हम बचपन के दोस्त हैं। तभी शियो पूछती है भले ही तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना हो, भले ही हम दोनों किसी और से शादी कर लें और बच्चे हो जाएं, क्या फिर भी हम हमेशा बचपन के दोस्त रहेंगे? तो यूनोसुके कहता है हाँ शियो चीजें वैसी ही रहेंगी क्योंकि आखिर बचपन का दोस्त हमेशा बचपन का दोस्त ही रहता है। तभी शियो कहती है अगर मैं तुम्हें अपने साथ बाहर चलने के लिए कहूँ तो भी वैसा ही रहेगा? ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ऐसा हो सकता है कि वो मुझसे डेट के लिए पूछ रही है। और तभी शियो कहती है यूनोसुके चलो आइसक्रीम लेने के लिए चलते हैं। ये सुनकर तो यूनोसुके के दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं। उसके बाद वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो यूनोसुके कहता है मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही होने वाला है, तुम सच में अपने बचपन के दोस्त के साथ रोम कॉम में नहीं हो सकते। लेकिन शियो तो अपने मन में सोच रही थी भले ही हम अभी बचपन के दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन मैं इस गर्मियों को कुछ खास बनाना चाहती हूँ। एपिसोड 6 की शुरुआत में अब कुछ दिन बाद वो लोग एक बीच पर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे लेकिन यूनोसुके एक जगह पर बैठकर सी सेल्स कलेक्ट कर रहा था और वो अपने मन में कह रहा था अपने बचपन के दोस्तों के साथ बीच पर आना ये एक पुराना रोम कॉम स्टार्टअप है। तभी वो तीनों उससे कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आओ ना हमारे साथ ये मजेदार गेम्स खेलो। तो यूनोसुके जल्दी से जाकर उनके लिए वो गेम रेडी कर देता है और कहता है चलो शुरू हो जाओ। और वो दोबारा से सी सेल्स कलेक्ट करने लगता है तो वो लोग कहने लगते हैं अरे यार तुम तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो। पर यूनोसुके तो एक ही बात को रिपीट करने लगता है कि बचपन के दोस्त कभी भी एक साथ रोम कॉम में नहीं हो सकते। फिर अकारी कहती तुम्हारी दिक्कत क्या है, अब आखिरकार हम बीच पर आ गए हैं तो तुम्हें थोड़े मजे करने चाहिए। और वो कहता है मेरी चिंता मत करो और जाओ तुम लोग मजे करो। तो अकारी कहती तुम सच में बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े बुढ़े जैसे हो। तो उन दोनों से कहती चलो इसे यहीं पर छोड़ दो, हम चलते हैं मजे करने के लिए। लेकिन शियो और रोनाको तो उसे पकड़ के हिलाते हुए कहते चलो ना प्लीज चलो ना। और रोनाको अपने मन में सोच रही थी इन 5 सालों में ये पहली बार है कि जब मैं भैया के साथ बीच पर आई हूँ। और शियो अपने मन में कह रही थी मैंने पहले ही सोच लिया है कि मैं इन गर्मियों की छुट्टियों को यादगार बनाऊंगी। तो ये सब देखकर अकारी कहती है वो लोग उससे इतना चिपक क्यों रहे हैं, क्या मैं उनसे पीछे छूट गई हूँ? फिर यूनोसुके बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है अरे छोड़ो मुझे। और फिर वो अपने मन में बार बार रिपीट करने लगता है कि वो मेरे बचपन के दोस्त है, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। लेकिन उन लोगों को लगता है यूनोसुके बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है सी सेल्स कलेक्ट करने के लिए, इसीलिए वो उनकी बात नहीं सुन रहा। पर यूनोसुके तो उनकी बॉडी को डायरेक्ट नहीं देख पा रहा था इसीलिए वो शर्मा रहा था। और उसे ये भी याद आता है कि उसने शियो को कह दिया था कि बचपन के दोस्त हमेशा बचपन के दोस्त ही रहते हैं। तभी शियो कहती है अरे यार मैं तो अपनी पीठ पे सनस्क्रीन लगाना भूल ही गई। तो यूनोसुके तुम मेरी हेल्प कर दो सनस्क्रीन लगाने में। तो रुनाको कहती है मैं भी सनस्क्रीन तुम्हारे पीठ पर लगा दूंगी भैया। तो यूनोसुके उसे रुकने के लिए कहता है पर रुनाको कहती है अरे इतना भी ज्यादा मत शर्माओ, क्या तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे? तो यूनोसुके को याद आता है रुनाको ने पहले उससे कहा था कि वादा करो कि तुम एक ना एक दिन इसकी जिम्मेदारी लोगे। उसके बाद शियो और रुनाको मिलकर यूनोसुके को समुद्र के पास ले आते हैं लेकिन यूनोसुके खुद से कह रहा था मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। और फिर वो हमें बताता है कि उसके दिल में कब से अपने बचपन के दोस्तों के लिए फीलिंग्स आने लगी। और उसके दिल में तब से फीलिंग्स आने लगी जब वो जूनियर हाई के लास्ट ईयर में था। लेकिन उसे लगता था कि बचपन के दोस्तों के साथ कोई भी रोम कॉम नहीं हो सकती, इसीलिए उसने खुद को बहुत ज्यादा ट्रेन किया है ताकि वो अपने दिल की बात कभी भी उन लोगों से ना कह सके। इसीलिए वो खुद के चेहरे को बहुत ही ज्यादा सीरियस कर लेता है। तभी अकारी उससे कहती है यूनोसुके क्या तुम चाहते हो कि हम लोग साथ में वॉलीबॉल खेलें? लेकिन तभी वो उसकी तरफ देखता है तो अकारी कहने लगती है आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम बोरिंग होने का नाटक कर रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ मजे करने के लिए बहुत ज्यादा खुश थी यूनोसुके। तो यूनोसुके कहता क्या? तो अकारी को शर्म आ जाती है, वो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था और वो उसे धक्का दे देती है
जिससे कि वो समुद्र के अंदर गिर जाता है। लेकिन वो तीनों मिलकर उसे बाहर निकाल लेते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, लेकिन उनको देखकर अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके नाक से खून आ जाता है। तो वो उससे पूछने लगते हैं क्या तुम्हारे सर पर चोट लग गई। तो वो खुद की शर्म छुपाने के लिए कहता है ऐसा मत सोचना कि मैं शर्मिंदा था या कुछ और। तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो शर्मा रहा था। फिर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, पर वो कहता है मैं शर्मा नहीं रहा था। और पूरे टाइम जब वो साथ में कई सारे गेम्स खेल रहे थे तो वो तब भी यूनोसुके को एक शर्मीला लड़का ही कह रहे थे। और ऐसे मजे करते करते शाम हो जाती है और वो लोग घर जा रहे होते हैं। लेकिन यूनोसुके के पास बहुत सारा सामान था, इसलिए वो धीरे चल रहा था। अकारी कहती है तुम इतने धीरे चलोगे तो हमारी बस चली जाएगी। तो कहता है अकारी तुम बस कह सकती हो, मेरी मदद नहीं कर सकती। तो वो कहती है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। यूनोसुके कहता तुम जैसी लड़की से मदद भी किसे चाहिए। और उन दोनों में बहस होने लगती है और इसी चक्कर में उनकी बस वहाँ से चली जाती है। और बस के अंदर तो शियो और रोनाको सो गए होते हैं। अकारी कहती है अब हम क्या करें, बस हमें छोड़कर चली गई और यहाँ पर कोई नेटवर्क भी नहीं है। यूनोसुके कहता है किसने सोचा था कि एक सुनसान बीच पर जाने से इतनी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो अकारी गुस्सा होते हुए कहती है क्या तुम कहना चाहते हो कि ये मेरी गलती है। तो यूनोसुके कहता नहीं वो मेरा मतलब नहीं था। उसके बाद वो गुस्सा होकर आगे जाने लगती है। यूनोसुके अपने मन में कहता है अकारी बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन ये समझने लायक है क्योंकि वो मुझे नापसंद करती है। लेकिन तभी उसे अकारी की बात याद आती है जो कि उसने बाथरूम में कहा था कि यूनोसुके उसे उतना भी बुरा नहीं लगता। तो ये याद आने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। तभी अकारी उसे डांटते हुए कहती है तुम वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, अब हमें पैदल चलकर ही घर जाना होगा, इसलिए चलो। तो यूनोसुके होश में आता और कहता है मुझे कुछ भी गलत नहीं समझना चाहिए। और फिर वो उसके साथ आगे जाने लगता है जहाँ पर अकारी अपने मन में कहती है मैं इस इडियट के साथ फंस गई हूँ, वो भी एक सुनसान इलाके में। फिर वो कहती है बस हम दोनों ही यहाँ पर हैं, रुको क्या ये मेरा मौका हो सकता है कि मैं भी रोनाको और शियो की तरह बन सकूं। अभी रास्ते में एक काली बिल्ली आती है जिसे देखकर अकारी डर जाती है और यूनोसुके से चिपक जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि वो एक बिल्ली है तो वो यूनोसुके की तरफ देखती है और शर्माते हुए उससे पीछे हटकर कहती है आजकल तुम बहुत ज्यादा चिपकने लगे हो। तो यूनोसुके कहता है अच्छा मैं चिपक रहा था। और ऐसे ही चलते चलते रात हो जाती है और इसीलिए अकारी फ्रस्ट्रेट हो गई थी और वो कुछ से कुछ बक रही थी। यूनोसुके कहता है मुझे लगता है कि हमारे पास लिफ्ट मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो अकारी कहती है नहीं, मैंने कहानियां सुनी है कि जहाँ पर लिफ्ट मांगने वालों का खून हो जाता है। तो यूनोसुके कहता है तो ठीक है मैं भाग कर जाता हूँ और मदद लेकर आता हूँ। अकारी कहती है क्या तुम मुझे अकेला छोड़ के जाओगे। तुम्हें पता भी है अगर लोगों को अकेला छोड़ा जाता है तो वो गायब हो जाते हैं, और वैसे भी रात में पहाड़ों में तुम्हारा निशाना बनने का चांस ज्यादा है क्योंकि कोई भूतनी या चुड़ैल तुमसे चिपक सकती है। तो यूनोसुके कहता है मुझे पता है तुम एक डरपोक हो इसलिए तुम्हें ये सारी बातें पता है। तो अकारी भड़कते हुए कहते किसने कहा कि मैं डरपोक हूँ। तभी वहाँ पर एक कौवा आवाज निकालता है तो अकारी बहुत ज्यादा डर जाती है। यूनोसुके कहता है चलो चलती रहो। अभी अकारी को याद आता है जब वो बच्चे थे तो ऐसे ही एक जगह पर खो गए थे और अकारी वहाँ पर रो रही थी कि उसे घर जाना है। पर यूनोसुके ने कहा था तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। तो ये याद आने की वजह से अकारी यूनोसुके का हाथ पकड़ने का सोचती है, लेकिन तभी यूनोसुके छींक मार देता है तो वो डर कर नीचे गिर जाती है। यूनोसुके पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो अकारी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर वो डरी हुई होती है। तो वो उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तो अकारी कहती है मुझे कमजोर मत समझो, और वो उठने लगती है लेकिन वो लड़खड़ा जाती है और वापस से गिरने लगती है। तो यूनोसुके उसे बचा लेता है। यूनोसुके कहता है देखो तुम ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, इसलिए वो उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। अकारी कहती है मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकती हूँ। तो यूनोसुके कहता है नहीं, और मुझे याद है कि तुम पहले इतनी जिद्दी नहीं थी। तो अकारी को याद आता है कि यूनोसुके ने उससे खुद कहा था कि अब हमें एक साथ घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और प्रेजेंट में वो कहती है वो तुम हो यूनोसुके जो बदल गए हो। तभी वो उसे हिलाते हुए कहती है चलो मुझे नीचे उतार दो, वैसे भी मैं बहुत बड़ी मुसीबत हूँ है ना। और वो उसे बताती है मुझे तुम पूरे वक्त परेशान दिखे हो। फिर वो अपने मन में कहती है और इसी वजह से तुम मेरी तरफ अब देखते भी नहीं हो। यूनोसुके कहता हाँ मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बचाने पे ध्यान दे रहा हूँ। तो ये सुनकर अकारी अपने मन में कहती है यानी यूनोसुके कभी नहीं बदला था। तभी यूनोसुके कहता देखो अकारी हम लोग शहर तक पहुंच चुके हैं, अब हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो देखकर अकारी चैन की सांस लेती है। तभी उनका फोन बजने लगता है तो वो लोग फोन चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है ये फोन उनके घर से आ रहा है। और वहाँ पर सब लोग परेशान थे, लेकिन वो लोग कहते हैं हमें खुशी है कि अकारी के साथ यूनोसुके था। फिर यूनोसुके सब कुछ बताने के बाद कॉल कट कर देता है और फिर वो अकारी को बताता है मेरी माँ ने कहा है कि हमें आज रात कहीं रुक जाना चाहिए और उन्होंने हमारे लिए होटल बुक कर दिया है। उसके बाद वो वहाँ के होटल में पहुंच जाते, लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद यूनोसुके को पता चलता है कि उन दोनों के लिए सिर्फ एक ही कमरा बुक हुआ है। तो देखकर यूनोसुके बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है और कहता है माफ करना अकारी, मैं अभी जाकर उनसे कहता हूँ कि हमें एक एक्स्ट्रा कमरा चाहिए। और वो जाने लगता है, लेकिन अकारी कहती है नहीं ये ठीक है। तो यूनोसुके बहुत हैरान हो जाता है। तभी अकारी उसे पीछे से पकड़ के कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो यूनोसुके कहता है अच्छा मैं समझ गया, तुम अभी भी भूत जैसी चीजों से डरती है ना। लेकिन तभी अकारी उसे थैंक यू बोलती है और उसे वो बताती है आज के इस दिन ने मुझे पुरानी यादें याद दिलवा दी। और ये कहकर वो नहाने के लिए चली जाती है। उसके बाद यूनोसुके भी नहाने के लिए पब्लिक बाथ में आ जाता है और नहाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर अकारी अचानक से इतनी ज्यादा अजीब बिहेव क्यों करने लग गई। मुझे तो लगा था कि वो ये कहेगी कि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहने से तो अच्छा मैं एक कुत्ते के साथ रह लूं, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझसे नफरत नहीं करती। उसके बाद वो नहाकर बाहर आता है तो देखता है अकारी वहीं पर बैठकर उसका इंतजार कर रही है। तो उससे कहता है ये तो हैरानी की बात है क्योंकि तुम आमतौर पर इंतजार करना नापसंद करती हो। तो अकारी कहती है जो भी हो। तो उसका ये बिहेवियर देखकर
देखकर यूनोसुके बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। उसके बाद खाने का वक्त हो जाता है तो खाना देखकर यूनोसुके बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन फिर वो अकारी की तरफ देखता है जो कि बहुत शांत थी, इसीलिए वो अपने मन में कहता है मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर उसे हुआ क्या है। तो वो उसे समझने के लिए हर चीज ट्राई करके देखने लगता है, लेकिन वो अभी भी उसे समझ नहीं पा रहा था। फिर वो उसे चाय देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ जल जाता है और चाय अकारी के पर्स पर गिर जाती है। तो यूनोसुके उससे माफी मांगता है, पर अकारी उसके हाथ को देखकर परेशान होते हुए पूछते क्या तुम्हारी उंगली ठीक है, और दोनों की नजरें मिलती है तो वो सीन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। फिर अकारी कहते ठीक है तो तुम जाओ अपनी उंगली ठंडी करो, मैं इसे साफ कर दूंगी। तो यूनोसुके उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद वो अपने हाथ को ठंडा करते हुए सोच रहा होता है कि आखिर अकारी को हो क्या गया है, वो आमतौर पर इतनी दयालु नहीं होती। उसके बाद सोने का टाइम हो जाता है तो यूनोसुके अपना बेड अकारी से बहुत दूर कर लेता है ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। फिर वो अकारी को गुड नाइट बोलकर दूसरी तरफ घूम जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है मुझे अपनी उम्मीदें नहीं बढ़ानी चाहिए। फिर अकारी लाइट्स बंद कर देती है और उसके बिस्तर में आ जाती है। ये देखकर यूनोसुके बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। अकारी उससे कहती है इतने भी मतलबी मत बनो, मुझे पसंद नहीं जब तुम इतने जिद्दी होते हो और मेरे साथ इतना रूखा बिहेव करते हो। तो यूनोसुके कहता है तो फिर तुम मेरे बगल में क्यों सोई हुई हो। तो अकारी उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है प्लीज यूनोसुके मेरी तरफ वैसे देखो जैसे तुम पहले देखते थे। तो यूनोसुके कहता है ठीक है और वो उसे गले लगा लेता है। तो उसके बाहों में आने की वजह से अकारी कहती है ये मुझे बहुत आराम महसूस करवाता है, और वो उससे कह देती है आई लव यू। यूनोसुके बहुत हैरान हो जाता है और कहता है क्या उसने अभी मुझे आई लव यू बोला। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनोसुके की आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए थे क्योंकि रात को वो सो नहीं पाया था, पर वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसके साथ रोम कॉम वाला सीन हुआ है। तो कहता लगता है मैं आखिरकार अपने बचपन के दोस्त के साथ एक रोम कॉम में हो सकता हूँ। और वो फिर अकारी के पास जाता है जो कि अपना मुंह धो रही होती है। वो उससे कहता है सुनो कल रात वाली बात के लिए, लेकिन तभी अकारी कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो मेरे साथ, और वो फिर से अपने पुराने वाले रूप में आ गई थी। फिर वो उससे कहती है वो सब भूल जाओ और एक लड़की को तैयार होते हुए मत घूरा करो, और वो वहाँ से घर चली जाती है। ये सब देखने के बाद यूनोसुके कहता है तो फिर कल रात वो सब क्या था। फिर वो दोबारा कहता है मुझे लगता है तुम अपने बचपन के दोस्त के साथ रोम कॉम में नहीं हो सकते। दूसरी तरफ अकारी को दिखाया जाता है जो कि बस में अपनी बात को याद करती है कि उसने यूनोसुके को आई लव यू बोल दिया था, इसलिए वो अपने मन में बहुत जोर से चिल्लाती है। अब यूनोसुके अपने घर आ जाता है और एक परेशान आत्मा की तरह लेटा हुआ होता है और अपने मन में कह रहा था मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि लड़कियों के दिल में क्या चल रहा होता है। उसने मुझसे पक्का कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन पता नहीं उसे आज क्या हुआ जो वो इतनी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई। मुझे तो लगा था कि बचपन के दोस्त के साथ अब मेरी रोम कॉम स्टोरी शुरू होने वाली है। तभी वहाँ पर रुनाको आती है और वो कहती है चलो भैया कहीं घूमने चलते हैं। तो यूनोसुके कहता है अरे हम कल ही तो बीच पर गए थे। रुनाको कहती है पर मुझे और भी मस्ती करनी है क्योंकि मैं ओबोन के लिए घर वापस जा रही हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ इस समर फेस्टिवल में घूमने नहीं जा पाऊंगी। तो यूनोसुके कहता है चियो को घूमने के लिए पूछ लो या और किसी को। तो रुनाको वहाँ से जाते हुए कहती है सच में तुम लड़कियों के दिल को बिल्कुल नहीं समझते। तो ये सुनकर वो जल्दी से रुनाको के पास जाता है और कहता है क्या तुम मुझे समझा सकती हो कि लड़कियों का दिल कैसे काम करता है। फिर हमें अकारी को दिखाया जाता है जो कि यूनोसुके के छत पर बेसबॉल बैट पकड़ के बैठी हुई थी क्योंकि वो कह रही थी मुझे उसकी याददाश्त बिठानी होगी। पता नहीं मैंने उससे वो चीज क्यों कही। तभी वहाँ पर यूनोसुके रुनाको के साथ आ जाता है। तो अकारी कहती है आखिर वो रुनाको के साथ अपने कमरे में क्या कर रहा है और वो इतनी धीरे धीरे बात क्यों कर रहा है। रुनाको उससे पूछती है तो बताओ तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। तो यूनोसुके बताता है ये बात मेरे दोस्त के बारे में है। वो एक बार अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया था, लेकिन जब वो घर वापस आ रहा था तो किसी वजह से उसकी बस छूट जाती है और वो एक लड़की के साथ वहाँ फंस जाता है। तो उन्हें रात को एक होटल में रुकना पड़ता है, पर वो लड़की बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। ये सुनकर अकारी समझ जाती है कि वो हमारी ही बात कर रहा है। तो उसे गुस्सा आ जाता है कि वो रुनाको को ये सब क्यों बता रहा है, अगर उसे पता चल गया तो। यूनोसुके कहता है देखो ये मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे दोस्त के बारे में है। अकारी को लगता है अब तो उसे पता ही चल जाएगा, पर रुनाको को पता नहीं चलता। वो कहती है इसका मतलब ये एक रिलेशनशिप वाली बात है। अकारी ये सुनकर शॉक हो जाती है कि उसे ये समझ में नहीं आया। फिर रुनाको आगे पूछते है कि क्या हुआ। तो यूनोसुके आगे बताता है जब लाइट्स बंद हुई तो वो लड़की अचानक से आकर मेरे दोस्त के बेड में सो गई, और क्योंकि मेरे दोस्त को ऐसा लग रहा था कि उसे सोने में दिक्कत हो रही है तो उसने उसे गले लगा लिया। फिर उस लड़की ने मेरे दोस्त से बोला आई लव यू या फिर ऐसा ही कुछ। अकारी अपने मन में कहती है मुझे जल्दी से जल्दी उसे चुप करवाना होगा। यूनोसुके उसे आगे बताता है कि पर पता नहीं अगले दिन क्या हुआ, वो लड़की उसके साथ रूड बिहेव करने लगी और अकेले ही घर चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ। तो रुनाको कहती है भैया इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दोस्त का बिल्कुल भी चांस नहीं है कि वो उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ सके। तो ये सुनकर अकारी और यूनोसुके दोनों हैरान हो जाते हैं। रुनाको कहती है गलती तुम्हारे दोस्त की होगी, उसने कुछ ऐसा कह दिया होगा जिससे वो लड़की एम्बेरस हो गई, हो सकता है उस लड़के ने गलत सुन लिया हो। ये सब सुनकर यूनोसुके की हालत खराब हो रही होती है। रुनाको कहती है सॉरी पर उसे ये सब भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। पर अकारी अपने मन में कह रही थी मैं ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करती। पर यूनोसुके कहता शायद तुम सही कह रही हो, क्योंकि मैंने देखा है कि वो लड़की मेरे दोस्त से नफरत करती है, वो हमेशा उसे घूरती रहती है और सिर्फ उसके साथ रूखा बिहेव करती है। तो रुनाको कहती है अच्छा तो सिर्फ उसके साथ। यहाँ पर ये बात खत्म नहीं हुई भैया, इसका मतलब वो लड़की उसे पसंद करती है, इसीलिए वो उसके साथ इस तरीके से बिहेव करती है। अगर तुम्हारा दोस्त थोड़ा और जोर लगाए तो शायद वो लड़की सेकंड में उसके ऊपर फिदा हो जाएगी। तो यूनोसुके बहुत हैरान हो जाता है और कहता क्या तुम सच बोल रही हो रुनाको। तो कहती है हाँ मैं सच बोल रही हूँ। अरे भैया तुम कितने ज्यादा भोले हो, और मुझे लगता है कि तुम्हारा दोस्त शायद इस आइडिया के खिलाफ नहीं होगा, है ना। तो चलो चलो मुझे बताओ
वो तुम्हारा दोस्त है तो तुम्हें उसने बताया होगा। तो यूनोसुके कह देता है हाँ तुम सही कह रही हो, वो उसके खिलाफ नहीं होगा। तो ये सुनकर अकारी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, लेकिन उसी चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है। तो जल्दी से वहाँ पर यूनोसुके और रुनाको आते हैं और वो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। यूनोसुके कहता है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अकारी कहते हैं तुम मुझे बहुत इरिटेट करते, चुप रहो। यूनोसुके कहता है पर तुम्हें चोट लगने वाली थी। तभी रुनाको कहती है अकारी चान तुम्हारी पैंटी दिखाई दे रही है। तो उसे छुपाने लगती है, जिस चक्कर में वो नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन यूनोसुके जल्दी से जाकर उसे बचा लेता है, लेकिन अकारी उसी में भड़क जाती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रुनाको को पता चल जाता है कि इतनी देर से यूनोसुके अपने बारे में बात कर रहा था। यूनोसुके कहता है पता नहीं अकारी को क्या हो जाता है ना रुनाको। रुनाको कहती है मुझे क्या पता, खुद से पता लगाओ। यूनोसुके कहता है सच में मैं लड़कियों के दिल को नहीं समझ सकता। फिर हमें एक जगह पर अकारी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक एडवर्टाइजमेंट देख रही थी। इसमें एक लड़की कह रही थी क्या आपको इनारी फायरवर्क्स के प्यार की कहानी पता है। कहते हैं कि जब आखिरी फायरवर्क आसमान में फटता है तो जो दो लोग किस करते हैं वो हमेशा के लिए साथ हो जाते हैं। क्यों ना इस साल सबसे यादगार यादें बनाई जाए जिससे आप प्यार करते हो, और ये है समर लिप्स, इसके साथ आप उस किस को चुरा लो। तो ये सब सुनकर अकारी यूनोसुके के साथ अपनी किस को इमेजिन करने लगते हैं, जिस वजह से वो शर्माते हुए कहती है पता नहीं मैं क्या बकवास सोच रही हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, पर फिर से वो पीछे घूमती है और वापस से जाकर उन लिपस्टिक्स को देखने लगती है। तभी वहाँ पर शी और रुनाको आ जाते हैं जो कि कहते हैं तुम भूल गए क्या, हम यहाँ पर योकाता लेने के लिए आए हैं, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहते हैं नहीं मैं कुछ नहीं कर रही थी। पर तभी वो एडवर्टाइजमेंट दोबारा से रिपीट होने लगता है। तो रुनाको कहती है अच्छा प्यार की कहानी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इनारी फायरवर्क्स के साथ ये कहानी भी जुड़ी हुई है। अकारी कहती है मुझे लगता है ये अंधविश्वास है। रुनाको कहती है अगर मैं फेस्टिवल जा रही होती तो मैं पक्का भैया को भी इनवाइट करती। तो ये सुनकर शियो और अकारी जम जाते हैं। फिर वो लोग कहते हैं खैर ये तो बुरा हुआ। अकारी कहते हैं चलो हम आगे चलते हैं। उसके बाद वो लोग अपने लिए युकाता पसंद करने लगते हैं और अकारी शियो को देख रही होती है और फिर वो सारी चीजों को याद करके कहती है लगता है शियो के दिल में भी यूनोसुके के लिए फीलिंग्स हैं। उसके बाद उसे एक हेयर पिन दिखाई देता है तो वो उसे उठाने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ शियो भी आ जाती है जो कि उसी हेयर पिन को लेने वाली थी। लेकिन दोनों रुक जाते हैं और शियो कहती है मुझे माफ करना, मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था। तो अकारी कहती है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी ये तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा। तो शियो उस हेयर पिन को उठाकर उसके बालों के पास ले जाकर कहती है देखो ये तुम पर भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो बताओ मैचिंग वाला ले ले क्या। तो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। अकारी बताती है हम बचपन से एक साथ हैं और बचपन में भी शियो बहुत ही ज्यादा दिलदार थी, वो हमेशा अपनी चीजों को अकारी के साथ बांटती थी और दोनों अपने मन में कहते हैं आखिर हम दोनों को एक ही इंसान क्यों पसंद है। उसके कुछ देर बाद अकारी एक जगह पर उदास खड़ी थी, तभी वहाँ पर शियो आती है और कहती है अकारी मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस बार चाहती हूँ कि यूनोसुके और मैं हम दोनों अकेले फायरवर्क्स देखें, इस बात से तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। तो अकारी कहती है अरे माफी मत मांगो, मुझे लगा ही था कि तुम यूनोसुके के लिए कुछ फील करती हो पर मुझे समझ नहीं आया था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी। तभी शियो से पूछ लेती है सच बताना अकारी, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम यूनोसुके के साथ अकेले फायरवर्क्स देखो। वो भी कह देती है हाँ मैं चाहती हूँ। शियो कहती है मुझे पता था तुम्हारे दिल में भी यूनोसुके के लिए फीलिंग्स हैं और अब मुझे बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है, पता है, क्योंकि मैंने आखिरकार बोल ही दिया। मैं हमेशा से तुमसे ये कहना चाहती थी। और अकारी तुम्हें पता है तुम हमेशा अपनी फीलिंग्स से इनकार करती हो। तो अकारी कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। शियो कहती है मेरा मतलब है कि मुझे खुशी है कि मैं तुमसे सच बोल पाई। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे इस बात की खुशी है कि वो इंसान जो मेरे जैसे सेम बचपन के दोस्त को पसंद करती है वो भी मेरे बचपन की दोस्ती है। तो ठीक है, तो वादा करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से नाराज नहीं होंगे। अकारी कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शियो। तो शियो कहती है आज से हम कुछ भी आपस में नहीं बांटेंगे। अकारी कहती है मैं तुमसे हारूंगी नहीं। फिर यूनोसुके को दिखाया जाता है जो कि रोम कॉम वाली मांगा पढ़ के कह रहा था यार ये सबसे ज्यादा बढ़िया जॉनरा है। उसके बाद हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियो अपने मन में कह रही थी मैंने कहा था कि मैं उसे साथ में फायरवर्क देखने के लिए पूछूंगी, लेकिन मैं अभी तक उससे पूछ नहीं पाई। और ये सब सोचते हुए वहीं खड़ी रह जाती है। तो यूनोसुके उसके हाथ को पकड़ के कहता है शियो सुनो गुम मत हो जाना। तो शियो से थैंक यू बोलती है। उसके बाद यूनोसुके आगे जाने लगता है तो वो उससे कहने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ फायरवर्क्स देखे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। फिर अकारिन भी कोशिश करती है लेकिन वो भी नहीं कह पाती। वो उल्टा यूनोसुके को सुना देती है। तो देखकर शियो उसके पास आकर कहती है मुझे खुशी है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। और दोनों हंसने लगते हैं। पर तभी उन्हें याद आता है कि उनके पास वक्त कम है। उसके बाद वो फिर से पूछने की कोशिश कर रहे होते लेकिन दोनों में से पहले कोई नहीं जाना चाहता था। अभी यूनोसुके बोलता है आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तुम लोगों को पता है ना ये एक फेस्टिवल है, तो आ जाओ मजे करते हैं। उसके बाद वो उन लोगों को बहुत सारी जगहों पर ले जाता है। अभी वो लोग उससे पूछते हैं आखिर तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों लग रहे हो। तो यूनोसुके कहता है तुम्हें याद नहीं है ये फेस्टिवल है तो हमें यहाँ पर मजे करने चाहिए। पर हमें पता चलता है कि यूनोसुके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो दोनों उससे कहना क्या चाहते हैं। इस चक्कर में वो कुछ ज्यादा ही खाना खा लेता है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि फायरवर्क बस 1 घंटे में शुरू होने वाला है। तो सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तो सबसे पहले शियो से पूछने का ट्राई करती है। यूनोसुके कहता है अच्छा तो तुम्हें भूख लगे ये लो कबाब। तो उसे थैंक यू बोलती है लेकिन फिर वो बोलती है अरे मैं ये नहीं कह रही थी। फिर अकारी कहती है बस हम दोनों। तो यूनोसुके कहता है अच्छा मैं समझ गया, तुम दोनों अकेले मजे करना चाहती हो, ठीक है। लेकिन वो लोग कहते हैं अरे नहीं हम ये नहीं कहना चाहते। फिर उसके बाद दोनों उसके हाथ को पकड़ के कहते हैं मैं बस तुम्हारे साथ फायरवर्क्स देखना चाहती हूँ, वो भी अकेले। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों कहते हैं तुम्हें चुनना होगा कि हम दोनों में से किसके साथ तुम फायरवर्क देखोगे। फिर अकारिन कहती है मुझे थोड़ी देर
देर बाद ट्रेन ग्राउंड में मिलना साउथ एंट्रेंस पर। तो शियो कहती है और मुझसे मिलना टोरी गेट पर। और ये कहकर वहाँ से भागते हुए कहती है मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा यूनोसुके। ये सब देखकर यूनोसुके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि दोनों ने मिलकर उसे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बचपन में वो तीनों साथ में फेस्टिवल में आए हुए थे, जहाँ पर शियो और अकारी तो बहुत खुश थे लेकिन यूनोसुके किसी सोच में पड़ा हुआ था। तभी शियो उसका हाथ पकड़ के कहती है अरे तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो, तुम खो जाओगे। तो यूनोसुके शर्माते हुए कहता है छोड़ो मुझे, मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा। तो अकारी और शियो कहने लगते हैं तुम सिर्फ अभी जूनियर हाई में आ गए तो तुम्हें लगता है कि तुम बड़े हो गए। और यूनोसुके अपने मन में कहता है मुझे हमेशा से लगता था कि वो मुझे सिर्फ अपना बचपन का दोस्त समझते हैं, लेकिन अभी जो हुआ वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ये सब देख रही होती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और यूनोसुके ये सब सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि आखिर उन लोगों का कहने का मतलब क्या था। कहीं उनका ये प्लान तो नहीं कि वो मेरा मजाक उड़ाएं, लेकिन अब मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा। और वो अपने दिमाग से उन दोनों की कही हुई बात को निकालने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच वो चलते हुए एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसे अकारी दिखाई देती है। और अकारी भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि वो इस बारे में सोच रही थी कि वो यूनोसुके के साथ किस तरीके से किस करने वाली है। लेकिन फिर वो एक मास्क को लेकर किस करने की प्रैक्टिस करने लगती है। तो ये देखकर यूनोसुके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी अकारी उसे देख लेती है और बहुत जोर से चिल्लाती है और उसे पत्थर से मारते हुए कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यूनोसुके उसे रुकने के लिए कहता है और पूछता है ये तो मुझे पूछना चाहिए था, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो अकारी हड़बड़ा जाती है और उस मास्क को छुपाते हुए कहती है नहीं मैं कुछ नहीं कर रही थी। पर यूनोसुके को समझ में आ जाता है कि वो किसिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। फिर वो सोचता है लेकिन वो ये कर क्यों रही थी। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां बात कर रही होती है कि मैंने सुना है कि जब लास्ट में आसमान में सबसे बड़ा फायरवर्क फटता है तो उस वक्त तुम अपने लवर को किस करते हो तो वो जिंदगी भर के लिए साथ में रहते हैं। ये सुनकर तो अकारी के साथ साथ यूनोसुके भी बहुत हैरान हो जाता है और अकारी की तरफ देखता है जो कि बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। लेकिन तभी अकारी वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगती है। तो यूनोसुके उसके पीछे जाते हुए उससे पूछता है अकारी क्या हो गया, तुम भाग क्यों रही हो। तो अकारी कहती है मेरा पीछा करना बंद करो। पर यूनोसुके उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। पर तभी उसे एक बंदा पकड़ लेता और कहता है देखो ये लड़का एक लड़की को छेड़ रहा है, आ जाओ इसे सबक सिखाते हैं। और वो लोग उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। तो अकारी जोर से चिल्लाती है प्लीज मेरी बात सुनिए। उसके बाद वो लोग उन लोगों से माफी मांग रहे होते हैं क्योंकि उन सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर वो लोग कहते हैं अरे ये तो एक कपल का झगड़ा था। तो दोनों ये सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं। उनके जाने के बाद यूनोसुके अकारी से कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन तभी अकारी उसके मुंह पर हाथ रखकर कहती है अभी तुम चुप हो जाओ, 8 बजने ही वाले हैं। और शियो और मैंने कहा था कि तुम्हें हम दोनों में से किसी को चुनना होगा। तुम मेरे पास आई यानी तुमने मुझे चुना। तो अब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जो भी मैंने तुमसे छुपाया है। अब मैं उन सब चीजों का सामना करने वाली हूँ। यूनोसुके ये देखकर शर्माने लगता है। तभी उसके फोन पर शियो का कॉल आता है। तो वो कॉल उठाकर उससे बात करने लगता है, जहाँ पर शियो से बताती है कि किसी अर्जेंट काम की वजह से वो फायरवर्क नहीं देख पाएगी। वो ये भी कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करना, फायरवर्क को अच्छे से एंजॉय करना। और कॉल कट कर देती है। और वो जहाँ पर बैठी थी वो जगह बहुत ही ज्यादा अलग ही लग रही थी। ये जानने के लिए कि शियो यहाँ पर कैसे पहुंची हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो पीछे का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर शियो यूनोसुके से वो सब कहकर आगे आ चुकी थी। लेकिन वो देखती है कि टाइम बहुत ही धीरे बीत रहा है, लेकिन वो यूनोसुके के साथ फायरवर्क देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही थी। तभी उसकी नजर एक रोती हुई बच्ची पर पड़ती है जो कि रो रही थी। तो शियो उसके पास जाकर कहती है क्या तुम यहाँ पर खो गई हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास वापस पहुंचा दूंगी। फिर वो उस लड़की की मदद करती है और उसे उसके पेरेंट्स के पास सेफली पहुंचा देती है। लेकिन जब वो दोबारा से आगे जा रही होती है तो उसे एक बूढ़ी लेडी दिखाई देती है जो कि कमर दर्द की वजह से चल नहीं पा रही थी। तो शियो उस लेडी के पास जाकर उसकी मदद करती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसकी डिलीवरी का टाइम हो गया है। इसलिए शियो जल्दी से टैक्सी को बुक करती है और उस लेडी को हॉस्पिटल ले जाती है। उस लेडी को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद जब वो टाइम देखती है तो अब बस 7 मिनट रह गए थे, इसलिए वो परेशान होने लगती है। वो देखती है कि उसके पास अब टैक्सी के पैसे भी नहीं बचे, इसीलिए वो भागकर वहाँ जाने की कोशिश करती है, पर उसकी स्लीपर्स टूट जाती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और उन्हें कॉल करके बता देती है कि वो किसी काम की वजह से फायरवर्क देखने नहीं आ पाएगी। और फिर वो कॉल कट करके कहती है मैं आखिर और क्या ही कह सकती थी। और उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें शियो के डैड ने उसे यूनोसुके के साथ छोड़ दिया था और यूनोसुके से कहा था कि शियो का ध्यान रखना। और बचपन में ही वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। प्रेजेंट में शियो बोलती है जब भी मुझे कोई भी परेशानी होती थी तो यूनोसुके मेरे पास भाग कर आ जाता था। और अब आखिरकार मैंने और अकारी ने हिम्मत करके उससे साथ में फायरवर्क देखने के लिए पूछ ही लिया। तो मैं अब अपनी परेशानी की वजह से ये सब खराब नहीं करना चाहती। और तभी फायरवर्क शुरू हो जाता है। तो शियो सोचती है कि अकारी और यूनोसुके साथ में बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और हमेशा एक साथ रहने के लिए दोनों ने किस भी कर लिया होगा। तभी वहाँ पर कोई आता है तो शियो को लगता है कोई यूनोसुके है, तो वो खुश हो जाती है। लेकिन वो देखती है वहाँ पर एक आदमी है जो कि उसी लेडी का हस्बैंड होता है जिसे शियो यहाँ पर लेकर आई थी। वो शियो का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होता है क्योंकि शियो ने टाइम पर उसकी वाइफ को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। तो शियो कहती है आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो बंदा पूछता है क्या आपका किसी के साथ आज प्लान था। तो ये सुनकर शियो सोच में पड़ जाती है। तो वो बंदा
पूछता है क्या कुछ हुआ है क्या? तो शियो कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ सच में, मैं आपकी वाइफ को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। और अपने मन में कहती है मुझे पक्का यकीन है कि युनोसुके भी यही करता। उसके बाद शियो वहाँ पर भागते हुए जाने लगती है और अपने मन में कह रही थी मैं युनोसुके को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो हमेशा मेरे पास आया जब भी मुझे जरूरत थी। और वो उसके साथ बिताए सारे पल याद करने लगती है और कहती है मेरे दिल में हमेशा युनोसुके ही रहेगा, मुझे माफ कर देना अकारी, क्योंकि मैं भी युनोसुके के साथ फायरवर्क देखना चाहती हूँ और आखिरी बड़े फायरवर्क के साथ उसके पास रहना चाहती हूँ। लेकिन ये कहते ही वो आखिरी बड़ा फायरवर्क आसमान में फट जाता है, जिसे देखकर शियो रोने लगती है और कहती है मैं सच में ये युनोसुके के साथ देखना चाहती थी। तभी पीछे से कोई कहता है तुम्हें पहले ही ऐसा कह देना चाहिए था। और ये युनोसुके होता है जो कि शियो के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान था। तो शियो से पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो युनोसुके, क्या तुम अकारी के साथ फायरवर्क नहीं देख रहे थे और अकारी कहाँ है? तो युनोसुके कहता है अकारी तुम्हारे बिल्कुल पीछे है। और तभी अकारी उसे जंप स्केयर दे देती है। वो उससे कहती है तुम बुद्धू हो शियो, आखिर तुम्हें कैसे लगा कि हम तुम्हारे बिना फायरवर्क को एंजॉय कर सकते हैं? और दोनों उसे डांटने लगते हैं। तो शियो उनसे माफी मांगती है क्योंकि उसने उन दोनों का भी फायरवर्क खराब कर दिया। तो अकारी कहती है अभी भी वक्त है। और युनोसुके कहता है चलो हमारे साथ। और दोनों अपने साथ फायर क्रैकर्स खरीद कर लाए थे। लेकिन जब वो पार्क में जाकर उन सबको इस्तेमाल करते हैं तो वो काफी छोटे होते हैं, लेकिन वो लोग फिर भी साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी शियो पूछती है वैसे तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा? तो अकारी बताती है वो युनोसुके था जिसने तुम्हें ढूंढा। फिर हमें दिखाया जाता है जब कॉल कट हो गया था तो युनोसुके शियो को ढूंढने के लिए जाने लगा था। अकारी उससे पूछती है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? युनोसुके कहता है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अकारी यहीं कहीं होगी। उसके बाद वो दोनों आगे जाते हैं और शियो को आवाज लगाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वही बूढ़ी लेडी आती है जिसकी मदद शियो ने की थी। वो लेडी कहती है शायद तुम उस प्यारी लड़की के दोस्त हो, क्योंकि उस लड़की ने भी तुम्हारे जैसा ही हेयर पिन लगा रखा था। और वो बूढ़ी लेडी उन्हें सब कुछ बता देती है और वो लोग प्रेजेंट में उसकी तारीफ करते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया उन लोगों की मदद करके। लेकिन शियो अभी भी थोड़ी सी उदास थी क्योंकि उसकी वजह से ही उनका फायरवर्क शो खराब हो गया। युनोसुके उसका चेहरा देखकर कहता है चलो ये सब छोड़ो, हम अगले साल पक्का फायरवर्क को साथ में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों के लिए यहीं पर फायरवर्क शो तैयार करने वाला हूँ। और वो एक स्काई शॉट को जलाता है जो कि कुछ ज्यादा ही छोटा होता है, जिसे देखकर अकारी कहती है शायद ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। तो युनोसुके उसके साथ लड़ने लगता है। तो शियो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद शियो और अकारी साथ में फायर क्रैकर्स जलाते हुए बात करने लगते हैं, जहाँ पर शियो अकारी से माफी मांगती है क्योंकि उसी की वजह से अकारी युनोसुके के साथ फायरवर्क शो नहीं देख पाई। पर अकारी कहती है तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हो? शियो कहती है क्योंकि मैंने ही ये सब शुरू किया था और तुम मेरी एक खास बचपन की दोस्त हो। तो अकारी उसे बुद्धू कहती है। शियो को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। अकारी कहती है तुमने ही तो कहा था कि तुम अब सच बोलना चाहती हो और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहती, तो क्या तुम अब हमेशा दूसरे लोगों की फीलिंग्स को लेकर डरती रहोगी और अपनी रोम कॉम लाइफ को शुरू नहीं करोगी? मुझे तुमसे ये नहीं चाहिए क्योंकि अब मैं उतनी कमजोर नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुमसे युनोसुके को ईमानदारी से जीतूंगी। तो शियो भी कहती है मैं समझ गई। तभी उन दोनों की नजर युनोसुके पर पड़ती है जो कि बैठे बैठे ही सो जाता है और वो उसे देखकर आपस में बातें करने लगते हैं और उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। लेकिन अकारी कहती है अगर ये मेरा बचपन का दोस्त ना होता तो सब कुछ आसान होता। तो शियो युनोसुके के पास जाकर कहती है चलो अकारी इसके मजे लेते हैं, और वो दोनों उसके दोनों गालों पर किस कर लेते हैं। उसके बाद दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही शर्मनाक हरकतें कर रहे थे। तभी युनोसुके जाग जाता है और कहता है आखिर तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? पर वो दोनों उसे कुछ भी नहीं बताते और वहाँ से जाने लगते हैं। युनोसुके कहता है अरे बताओ मुझे पहले। उसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि फेस्टिवल में थी। वो कहती है वो पक्का युनोसुके ही था। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनोसुके कहीं पर आया हुआ था और वो अभी भी उस बात को लेकर परेशान था जो कि अकारी और शियो ने फेस्टिवल में कही थी। और वो इसीलिए परेशान था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो दोनों सच में उसके साथ रोम कॉम शुरू करना भी चाहते हैं या नहीं। अभी वहाँ पर रोनाको आती है जो कि उसके लिए ड्रिंक्स लेकर आई थी। तो वो उससे ड्रिंक लेकर कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रोनाको, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा कि तुम इसके पैसे दो? और हमें पता चलता है कि फेस्टिवल में इसने सारे पैसे उड़ा दिए थे। वो रोनाको से कहता है मैं तुम्हें अगले हफ्ते जरूर पैसे वापस कर दूंगा। तो रोनाको कहती है कोई बात नहीं, मैं फेस्टिवल में तुम्हारे साथ नहीं आ पाई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ एक डेट पर आ पाई, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन फिर वो उसका चेहरा देखती है तो कहती है तुम थोड़े उदास लग रहे हो, क्या फेस्टिवल में कुछ हुआ था क्या? युनोसुके कहता है कुछ खास तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बस मैं ही इंतजार कर रहा था। मेरी लाइफ भला कभी रोम कॉम में कैसे बदल सकती है ना? कभी रोनाको से आइसक्रीम खिलाते हुए कहती है मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन तुम्हारा साथ मेरे लिए हमेशा से एक रोम कॉम ही रहा है। ये सुनकर युनोसुके बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। ये देखकर रोनाको से टीज करने लगती है। तो वो कहता है मुझे चिढ़ाना बंद करो। तो रोनाको कहती है ठीक है तो मैं खाना लेकर आती हूँ। तभी वहाँ पर फिर से वही लड़की आ जाती है जो कि फेस्टिवल में थी। वो युनोसुके से कहती है लगता है तुम्हें हमेशा की तरह अटेंशन मिल रहा है। तो युनोसुके उसकी तरफ देखता है लेकिन उसकी नजर कहीं और चली जाती है, इसलिए वो शर्माते हुए कहता लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। तो लड़की हंसते हुए कहती है अरे तो बस शॉर्ट्स है, तुम इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? फिर वो कहती है चलो ठीक है बाद में मिलते हैं, और वहाँ से चली जाती
जाती है। फिर रोनाको वहाँ आ जाती है जो कि यूनोसुके से पूछती है क्या तुम उसे जानते हो नहीं जानते? तो कहता शायद मैं नहीं जानता। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग साथ में स्कूल जा रहे थे, लेकिन तभी फिर से वही लड़की वहाँ आ जाती है जो कि यूनोसुके से कहती है अच्छा तो यूनोसुके तुम सुबह सुबह दो ब्यूटीज के साथ घूम रहे हो, मुझे तो जलन हो रही है। और वो यूनोसुके के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली बिहेव कर रही थी, लेकिन इसका बिहेवियर कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाता है। तो ये देखकर अकारी और शियो उसके पास आकर कहते हैं जल्दी उसे छोड़ो। पर वो लड़की कह रही थी वैसे वो क्यूटी कहाँ गई जिसके साथ तुम घूम रहे थे? तो शियो और अकारी उससे पूछते हुए किसके बारे में बात कर रही है? यूनोसुके कहता है वो रोनाको के बारे में बात कर रही है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और अकारी और शियो के पास जाकर उन्हें गौर से देखती है और कहती है अच्छा तो तुम अकारी और शियो हो? और उन दोनों को गले लगाकर कहती है तुम सब तो बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहे हो। पर उन दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर ये बोल क्या रही है। उसके बाद वो लड़की कहती है चलो ठीक है बाद में मिलते हैं, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लासरूम में यूनोसुके के दोस्त कह रहे थे वो यूनोसुके हमने सुना है कि तेरा अफेयर अब 3 लड़कियों के साथ चल रहा है और उनमें से एक तो जूनियर हाई में है। तो यूनोसुके कहता है अबे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ये सब सुनकर अकारी को गुस्सा आ गया था। वो कहती है इतनी बकवास अफवाह है, तुम्हें क्या लगता है मैं उस बेवकूफ को अपने साथ अफेयर चलाने दूंगी, और वो भी एक ही वक्त पर 2 और लड़कियों के साथ? ये तो बहुत ज्यादा फनी है ना? ऐसी मजेदार कहानियां कौन बना रहा है? लेकिन अकारी के ऑरा को देखकर यूनोसुके के साथ साथ उसके दोस्त भी घबरा जाते हैं। उसके बाद तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर उनके बारे में अफवाह कौन फैला रहा है। तो शियो बताती है वो पी डिपार्टमेंट से और उसका नाम है हिनाता हारू और उसी ने ये सारी अफवाह फैलाई है। तो अकारी गुस्से में कहती है अच्छा तो वो सांवली लड़की, अभी वहाँ से कुछ लड़कियां जा रही थी जो कि बात करने लगती है कि अच्छा तो ये वही लड़का है जो कि एक साथ ट्रिपल डेटिंग कर रहा है, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो ये सुनकर यूनोसुके कहता तुम लोग चिंता मत करो, मैं उस लड़की को सुधार दूंगा। लेकिन जब वो उसकी क्लास के पास जाता है तो वहाँ की एक लड़की से शर्माते हुए पूछता है वैसे आपको पता है कि हिनाता सान कहाँ पर है? तो वो लड़की कहती है शायद वो क्लब रूम में लंच कर रही होगी। तो उसके इस तरीके के बिहेवियर को देखकर शियो और अकारी अपने मन में कहते हैं ये तो हमारे साथ बहुत ही अलग बिहेव करता है और बाकी लड़कियों के साथ अलग। उसके बाद वो क्लब रूम के पास पहुंच जाता है और नॉक करता है। तो अंदर से हारू कहती है हाँ अंदर आ जाओ। तो यूनोसुके दरवाजा खोलते हुए कहता है वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तभी वो देखता है कि हारू अपने कपड़े बदल रही थी, इसीलिए वो उससे माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ भी नहीं देखा। हारू कहती है अच्छा तो तुम हो यूनोसुके, एक सेकंड रुको मैं कपड़े पहन लूं। और वो कपड़े पहनकर उससे पूछती है तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? तो यूनोसुके आगे बढ़ता है लेकिन उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो सीधा हारू के ऊपर गिर जाता है। तो वो तुरंत उससे सॉरी बोलते हुए उठने लगता है और हारू ऐसी सिचुएशन देखकर हंसते हुए कहती है सच में तुम बहुत ज्यादा रूड हो, क्या तुम सच में भूल गए कि मैं कौन हूँ? तो यूनोसुके कहता है शायद मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। तो वो उसके चेहरे को पकड़ के कहती है ध्यान से देखो। फिर हमें अकारी और शियो को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं उसे तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया? इसलिए वो वहाँ पर जाकर चुपके से उन्हें देखने लगते हैं, जहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही गलत सीन देख लेते हैं क्योंकि यूनोसुके हारू के ऊपर होता है और हारू कह रही होती है क्या तुम इन्हें छूकर देखना चाहोगे? तो ये सब देखकर उन्हें गलतफहमी हो जाती है और वो उससे कहने लगते हैं यूनोसुके तुम तो यहाँ पर इसे सुधारने के लिए आए थे ना, ये तुम क्या करने लग गए? तो यूनोसुके कहता है मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, लेकिन ये देखो ये हारू है एलिमेंट्री स्कूल वाली। तो ये सुनकर उन दोनों को भी याद आता है कि हारू कौन है। असल में बचपन में हारू उनकी ही दोस्त थी, लेकिन उन लोगों को लगता था कि वो एक लड़का है, इसलिए वो लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। तो वो दोनों साथ में कहते हैं अच्छा तो तुम एक लड़की हो? हारू कहती है अब समझी मैं, तभी तो तुमने मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, लेकिन तुम लोगों को तो पता ही नहीं था कि मैं एक लड़की हूँ। तो दोनों उससे माफी मांगते हैं। फिर हारू यूनोसुके से कहती है और तो और मुझे लगता था कि यूनोसुके एक ठर के इंसान है, क्योंकि वो हमेशा मुझे अपने साथ टॉयलेट ले जाता था और साथ में नहाने के लिए भी बुलाता था। तो यूनोसुके शर्माते हुए कहता है क्या तुम उस वक्त खुद को लड़का नहीं कहती थी? तो वो कहती है वो इसीलिए क्योंकि मैं अपने बहुत सारे भाइयों के साथ बड़ी हुई थी, तो मैं उनकी नकल करती थी। पर यूनोसुके धीरे धीरे घसकते हुए उससे दूर हटने लगता है। तो हारू उसके और करीब आ जाती है और उससे पूछती है तुम बार बार मुझसे नजरें क्यों फेर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें पता चलने के बाद कि मैं एक लड़की हूँ, तुम्हारा मुझे लेकर नजरिया बदल गया है? तो यूनोसुके कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं बस बहुत ज्यादा हैरान हूँ। तो ये सुनकर वो रोने का नाटक करने लगती है, लेकिन तभी वो जोर जोर से हंसते हुए कहती है सच में तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो यूनोसुके। लेकिन तभी शियो और अकारी उसे पकड़ लेते और कहते हैं हमें तुमसे कुछ बात करनी है। और उसके बाद वो लोग उसे सब कुछ बता देते हैं कि कैसे उनके बारे में अफवाह फैल रही है। तो हारू बताती है वो तो मैंने बस ये कहा था कि यूनोसुके हमेशा 3 ब्यूटीज के साथ घूमता रहता है, लेकिन मैंने तो बस ये इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे जेलीसी फील हो रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये अफवाह गलत फैल जाएगी। कोई बात नहीं, मैं इसे सही कर दूंगी, लेकिन सच बताओ क्या तुम तीनों का अफेयर नहीं चल रहा? तो ये सुनकर तीनों हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हारू कहती है सुनकर मुझे राहत मिली, पर यूनोसुके को समझ नहीं आता कि आखिर उसे इस बात से राहत क्यों मिली। फिर सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यूनोसुके अभी भी उसकी उस बात को सोच रहा होता है। फिर हारू यूनोसुके से कहती है तो क्यों ना यूनोसुके हम स्कूल के बाद उसी पार्क में मिले जहाँ पर हम बचपन में खेला करते थे। तो कहता है ठीक है, मैं अकारी और शियो को भी बुला लेता हूँ। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं बस तुम्हारे साथ ही वहाँ जाना चाहती हूँ। फिर हमें सीधा शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर यूनोसुके बहुत जल्दी पार्क आ गया था और वो कह रहा था शायद वो आज फिर से मुझे इंतजार करवाएगी, लेकिन तभी उसके पीछे से हारू आ
जाती है और उसे डरा देती है। उसके बाद वो उसे थोड़ा टीज करती है और कहती है चलो अब शुरू करते हैं, और वो अपने कपड़े उतारने लगती है। युनोसुके को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, लेकिन वो बास्केटबॉल निकालते हुए कहती है चलो अब 1-on-1 करते हैं, और उसके बाद दोनों के बीच 1-on-1 शुरू हो जाता है, जहाँ पर हारू कहती है मुझे ये सुनकर इसीलिए सुकून मिला कि तुम लोगों के बीच में अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि अगर तुम्हारे बीच अफेयर चल रहा होता तो हम दोनों साथ में 1-on-1 नहीं खेल पाते। और ये कहते हुए वो गोल कर देती है। तो युनोसुके कहता है चलो एक और बार खेलते हैं। उसके बाद वो फिर से राउंड शुरू करते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछता है वैसे तुमने अचानक से आना बंद क्यों कर दिया था, हम तुम्हारा रोज इंतजार करते थे। तो हारू बताती है ये मेरी गलती है क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगी थी। उसके बाद वो उससे बॉल छीन लेती है और तेजी से गोल की तरफ जाने लगती है। युनोसुके कोशिश करता है कि वो गोल होने से रोक ले, लेकिन हारू गोल कर देती है और दोनों साथ में जमीन पर गिर जाते हैं। और ये सिचुएशन देखकर युनोसुके बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और दूर हटकर कहता है सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और सॉफ्ट है। उसके बाद हारू कहती है चलो अब हारने वाले को वही मिलेगा जो उसे मिलता है। युनोसुके कहता है लेकिन हमने तो कोई भी बात नहीं की थी इस बारे में। हारू कहती है हम तो हमेशा से ऐसा ही करते हैं ना। तो युनोसुके कहता है लेकिन तुम्हें तो बस उंगली से ही तो मारना है ना। वो कहते चलो इसके बदले में तुमसे एक सवाल पूछ लेती हूँ। युनोसुके कहता है हाँ पूछो। हारू कहती है मैंने देखा था कि तुम शियो और अकारी के साथ फेस्टिवल गए थे और शायद उन लोगों ने तुम्हें वहाँ पर प्रपोज कर दिया था, है ना, पर तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो बताओ तुम किसे चुनने वाले हो। पर युनोसुके एक सीरियस चेहरा बनाते हुए कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो हारू, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो अब बहुत देर हो गई, हमें घर चलना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हारू उसके पीछे आकर कहती है पर तुम उन लोगों को अलग नजर से देखते हो, है ना। पर वो साफ साफ मना कर देता है कि वो बिल्कुल भी इस नजर से उन लोगों को नहीं देखता। लेकिन हारू कहती है मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, मान भी जाओ। पर युनोसुके मानने से इनकार कर देता और कहता है मैं घर जा रहा हूँ। तो हारू कहती है ठीक है, मैं तुम्हें एक मैच के लिए चैलेंज करती हूँ, अगर मैं उसमें जीत गई तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। वो कहता है ये फेयर नहीं है, वैसे मैंने बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं की है। तो हारू कहती है तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा ही वाला गेम होगा। और इस गेम में युनोसुके बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसीलिए हारू बताती है कि वो इस गेम में 80 बार हारी है और 37 बार जीती है, लेकिन वो तब से प्रैक्टिस कर रही है जब से युनोसुके से दूर हुई है। और उसके बाद दोनों अजीब अजीब चेहरे बनाने लगते हैं और जो भी इनमें से पहले हंसेगा वो हार जाएगा। और दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाह रहा था। तभी हारू इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। वो कहती है तुम्हें पता है अकारी तुम्हें पसंद करती थी, इसीलिए तुम्हें छुप छुप कर देखती थी, और हर्षियो ने मुझसे कहा था पता नहीं युनोसुके किसे पसंद करेगा। और रुनाको भी हमेशा कहती थी कि वो तुम्हें पसंद करती है। पर युनोसुके कहता है ये सब बोलना बंद करो, ये अनफेयर है। हारू कहते तुम इतने ज्यादा जिद्दी क्यों हो। युनोसुके कहता है आखिर तुम्हें क्यों जानना है ये सब। तो हारू कहती है मैं क्यों नहीं जान सकती, आखिर मैं तुम लोगों की बचपन की दोस्त हूँ। तो ये सुनकर युनोसुके रुक जाता है, लेकिन उसके नॉर्मल चेहरे को देखकर ही हारू बहुत जोर से हंसने लगती है। युनोसुके कहता है अरे ये तो मेरा नॉर्मल चेहरा है। हारू कहते कुछ भी हो मैं हार गई, चलो ठीक है मैं तुमसे इस बारे में और नहीं पूछूंगी। लेकिन तभी वो कह देता है हाँ मैं उन लोगों को उस नजर से देखता हूँ। तो ये सुनते ही हारू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उससे और भी ज्यादा सवाल पूछने लगती है। वो पूछती है ये बताओ तुम्हें उन लोगों में क्या पसंद है। युनोसुके कहता है बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उन लोगों के बारे में मुझे क्या पसंद है, पर फिर भी मैं ऐसा फील करता हूँ इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है कि ये कैसी फीलिंग्स है। तो वो उसे छेड़ते हुए कहती है सच में तुम बहुत क्यूट हो। और वो उससे कहते चलो मैं तुम्हारी लव लाइफ सेट करवाऊंगी, तो मैं तुम्हारे लिए उन लोगों से पूछूंगी। पर वो कहता नहीं ऐसा मत करना। और उसके बाद वो लोग सीधा युनोसुके के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग हारू का रीयूनियन सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन रीयूनियन के बीच ही हारू पूछ लेती है वैसे तुम लोग युनोसुके के बारे में क्या फील करते हो। तो वो लोग पूछते हैं अचानक से तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो। तो हारू कहने वाली होती है कि युनोसुके तुम्हें पसंद करता है, लेकिन वो उसका मुंह बंद करके कहता है शायद ये अभी भी गलत फहमी में है कि हम लोगों का अफेयर चल रहा है। और वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है, जहाँ पर वो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना इस बारे में उन लोगों से मत पूछना। तो वो कहती है लेकिन तुम भी तो इस बारे में जानना चाहते हो। वो कहता है मैं नहीं जानना चाहता। ठीक है तो अब इस टॉपिक को दोबारा मत उठाना, चलो अब चलते हैं। और उसके बाद वो लोग वापस से वहाँ पहुंच जाते हैं। तो शियो और अकारी पूछते क्या कुछ गड़बड़ है क्या। युनोसुके कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो इधर उधर की बातें करने लगता है और हारू को भी कहता है कि वो उसका साथ दे। तो हारू ना चाहते हुए भी इधर उधर की बातें बोलने लगती है, लेकिन अचानक से उसके मुंह से निकल जाता है कि उसने और युनोसुके ने बचपन में किस कर लिया था। वो काफी ज्यादा डिस्कस्टिंग था क्योंकि हम लोगों के बीच तो कोई रोमांटिक फीलिंग ही नहीं थी। तो ये सुनकर अकारी और शियो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वो कहता है अरे तुम ये क्या बोलने लग गई। फिर वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हारू फिर से सब कुछ बिगाड़ देती है और शियो और अकारी का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है। तो उनका ध्यान भटकाने के लिए वो एक राइस क्रैकर का पैकेट लेकर आता है, जिस पर लिखा हुआ था कि इसका टेक्सचर बिल्कुल किस की तरह है। तो ये देखकर उन लोगों का और ज्यादा मूड खराब हो जाता है। युनोसुके अपने मन में कहता है अरे गॉड मुझे बचा लो इन लोगों से। अभी वहाँ पर रुनाको आती है। तो हारू से देखकर कहती है अरे रुनाको कैसी हो तुम। लेकिन रुनाको उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है मुझे फ्रॉग से डर लगता है, और ये कहकर वो भागने लगती है। उन लोगों को समझ नहीं आता कि रुनाको इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही है। तो रुनाको बताती है बचपन में हारू कुन ने मुझे बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रॉमा दे दिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो रुनाको उससे डर रही है। रुनाको एक जगह पर अपने टॉय के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ पर हारू आ गई थी जो कि अपने बैग में बहुत सारे फ्रॉग लेकर आई थी। तो इन्हें देखकर रुनाको डर कर वहाँ से जाने लगती है। तो हारू
कहती है अरे तुम डरो मत, लेकिन उससे जल्दबाजी में बैग गिर जाता है जिसमें सारे फ्रॉग निकलकर रोनाको के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो वो उससे माफी मांगती है, लेकिन रोनाको और ज्यादा घबरा जाती है और इधर उधर भागने लगती है। तो हारू भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन इसी चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो इनोसुके के ऊपर जाकर गिरती है और फिर से उन दोनों के बीच किस हो जाती है। तो हारू ये देखकर कहती है ये किस भी काउंट नहीं होगी ना। तो इनोसुके कहता है हाँ बिल्कुल नहीं होगी। और इधर तो इन लोगों का ये देखकर मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। फिर उसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनोसुके अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो कहता है उन लोगों ने तो बिल्कुल ऐसे एक्ट किया कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। सच में मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और वो रोने लगता है। फिर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि इसी बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन हारू को दिखाया जाता है जो कि खुश लग रही थी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शियो सुबह जॉगिंग पर निकली थी, लेकिन रास्ते में उसे बहुत सारी जगह पर किस जैसे वर्ड लिखे हुए दिखाई दे रहे थे, जिस चक्कर में उसे बार बार रात वाला सीन याद आ रहा था। इसीलिए वो वहाँ से लड़खड़ा कर गिर जाती है। तभी वहाँ पर हारू आकर कहती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो देखती है वो तो शियो है, इसीलिए वो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो शियो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था। तो हारू कहती है ठीक है तो मैं चलती हूँ। शियो कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ जॉगिंग कर सकती हूँ। फिर वो दोनों साथ में जॉगिंग कर रहे होते हैं। हारू कहती तुम तो सच में इनोसुके से काफी अलग हो, मैं कल उसके साथ 1-on-1 खेल रही थी और वो हिल भी नहीं पा रहा था, और जब मैंने उसे छेड़ा तो उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया और उसी वजह से मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। तभी शियो उससे पूछ लेती है हारू तुम क्या इनोसुके के बारे में कुछ फील करती हो, क्योंकि जब तुमने उसे किस किया तो तुम खुश नजर आ रही थी। तो हारू कहती है तुम क्या कह रही हो, तुम ही तो वो हो जो उसे पसंद करती हो, तभी तो इतना टेंशन ले रही हो। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ ना। लेकिन शियो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से भागने लगती है। तो हारू उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है शियो बोलो ना तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो, पर वो और तेज भागने लगती है। तो हारू आगे कर कहती है तुम सच में मुझसे जेलस हो है ना, क्योंकि मैंने उसे किस किया था। तो ये सुनकर वो कहती है लेकिन मैं उसके साथ पहले नहाई थी और हम दोनों ने पहले स्पून शेयर किया था, और दोनों में ऐसे ही बहस होने लगती है, लेकिन वो लोग इतना ज्यादा तेज भागते हैं कि थक जाते हैं। हारू कहती है तुम बात क्यों नहीं मान लेती। शियो भी कहती है मैं भी तो वही कह रही हूँ। हारू कहती है मेरे केस में बस मैं उसकी बचपन की दोस्त हूँ। तो शियो कहती है मैं भी उसकी बचपन की दोस्त हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो अभी भी उसी केस के बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी उसके सामने इनोसुके आ जाता है जो कि उससे पूछता है अरे शियो तुम इतनी ज्यादा थकी हुई क्यों लग रही हो, और तुम्हारे शरीर से पसीना भी बहुत आ रहा है। तो शियो कहती है नहीं कुछ खास नहीं, लेकिन जैसी वो आगे बढ़ती है तो लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है। इनोसुके उसे पकड़ लेता है तो उसे थैंक यू बोलती है। इनोसुके कहता है क्या तुम ठीक हो शियो, लेकिन शियो उसे किस कर लेती है और कहती है ठीक है तो मैं बात लेकर आती हूँ। उसके बाद इनोसुके अंदर आ जाता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है, लेकिन जब वो टीवी देख रहा होता है तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट और न्यूज में बार बार किस का जिक्र हो रहा था, जिस वजह से उसका खाना बार बार गिर रहा था। तो रोनाको कह रही थी अरे ओनी-चान तुम्हारा खाना क्यों गिर रहा है बार बार, और ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि इनोसुके सोच रहा था क्या सच में शियो ने उसे किस किया था। इनोसुके कहता है क्या सच में अब मेरा एक रोम कॉम बनने वाला है। और उसके बाद जब वो स्कूल पहुंच जाता है तो क्लासरूम में जाने से घबरा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से शियो आ जाती है जो कि उससे कहती है अरे गुड मॉर्निंग। तो वो पीछे घूमकर कहता है हाँ गुड मॉर्निंग शियो। शियो कहते चलो अंदर चलते हैं, और वो उसके हाथ को पकड़ के अंदर चली जाती है और सबसे कहती है सबको गुड मॉर्निंग। ये देखकर इनोसुके के दोस्त उससे कहते हैं अरे तू तो उसके साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहा है। उसके बाद हर बार इनोसुके उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शियो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन जब छुट्टी होने वाली होती है तो इनोसुके कहता है शियो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ही उसके बात को इग्नोर करके कहती है चलो अब हम घर आ रहे हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। इनोसुके को समझ नहीं आता कि शियो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। उसके बाद हमें रोनाको को दिखाया जाता है जिसके पास हारू आती है और कहती है चलो मेरे साथ, और वो उसे पकड़ के एक पार्क में आ जाती है जहाँ पर इनोसुके भी बैठा होता है। रोनाको हारू से भाग रही होती है, लेकिन तभी हारू देखती है कि वहाँ पर इनोसुके बैठा हुआ है तो वो उसे डराने के जाने लगती है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचती है तो इनोसुके तो किसके बारे में पढ़ रहा है। ये देखकर रोनाको और हारू बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी इनोसुके देख लेता है कि वो दोनों उसको पीछे से देख रहे हैं, तो कहता है अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हारू कहने लगती है तुमने तो कहा था कि वो केस काउंट नहीं होगा। रोनाको कहती है ओनी-चान क्या तुम हारू को पसंद करते हो। इनोसुके कहता है अरे तुम पागल हो गए हो क्या, ये हारू के बारे में थोड़ी है। तो वो लोग कहते हैं अच्छा ये उस किस के बारे में नहीं है, पर वो एकदम से सीरियस होकर कहते हैं लेकिन ये किसके बारे में है फिर। तो इनोसुके के मुंह से शियो का नाम निकल जाता है, लेकिन फिर वो बात बदलते हुए कहता है ये मेरे एक दोस्त के बारे में है जिसे एक लड़की ने किस कर लिया, लेकिन उसके बाद से वो उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर रही है और अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसको कोई एडवाइस दे दूं इस बारे में जानकर, पर उन लोगों को पता था कि इनोसुके अपनी ही बात कर रहा है। तो हारू कहती है तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लड़की उसी को किस करती है जो उसे पसंद होता है, तो तुम्हें दोबारा से उसके पास जाकर उसे किस कर लेना चाहिए, तुम्हारी बात वहीं पर बन जाएगी। रोनाको कहती है नहीं, पहले तुम्हें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। और इसी बात पर हारू और रोनाको के बीच में बहस होने लगती है। फिर वो दोनों उसी से पूछ लेते हैं कि तुम बताओ तुम्हें बचपन की दोस्त के साथ कौन सा पैतरा आजमाना चाहिए। तो इनोसुके हड़बड़ी में कह देता है मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी बचपन की दोस्त के साथ एक रोम कॉम में आऊं, पर उसके इस जवाब से दोनों डिसअपॉइंट होते हैं। रोनाको कहती है अगर ओनी-चान तुम ऐसा कहोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और हारू कहती है इस केस में तो तुम सबसे रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये देख
कर हारू रोनाको से कहती है तुम सच में मेरी इस बात से सहमत हो ना, और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें यूनिसुके को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में बैठकर बहुत ही ज्यादा उदास होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अभी उनके क्लास का टीचर कहता है अगले स्पोर्ट डे के लिए हमें कुछ स्टूडेंट्स चाहिए जो कि इक्विपमेंट्स को सही से अरेंज कर सके। तो शियो कहती है मैं करूंगी। तो उनका टीचर कहता है हमें एक और मेंबर की जरूरत है। यूनिसुके जल्दी से कहता है हाँ मैं करूंगा, और दोनों को स्पोर्ट डे के लिए इक्विपमेंट्स को अरेंज करने के लिए चुन लिया जाता है। लेकिन जब वो दोनों जाकर एक साथ काम कर रहे होते हैं तो कई बार कई सारी ऑकवर्डनेस वाली बातें उन दोनों के बीच में होने लगती है। लेकिन दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या उन्हें उस बारे में बात करनी भी चाहिए, क्योंकि शियो को तो लग रहा था यूनिसुके तो उस किस की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि तब से ही यूनिसुके का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। मतलब दोनों को ही गलत फहमी हो गई है। तभी उनके दो सामान टकरा जाते हैं जिसमें कुछ डॉल्स की शक्ल बनी हुई थी और उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। इसलिए दोनों अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए इधर उधर की बातें बोलने लगते हैं। फिर उसके कुछ देर बाद वो लोग दोबारा से काम करने लगते हैं जहाँ पर यूनिसुके हिम्मत करके उससे पूछने वाला होता है उस किस के बारे में, लेकिन तभी ऊपर से कुछ सामान शियो के ऊपर गिरने वाला होता है। तो यूनिसुके जल्दी से जाकर उसे बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में वो लोग कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं। पर दोनों एम्बेरस फील करने लगते हैं और अलग हो जाते हैं। उसके बाद ये दिन भी नॉर्मल दिनों की तरह कटने लगता है, और इस बीच अकारी उन्हें नोटिस कर रही होती है और साथ ही साथ हारू भी उन लोगों को नोटिस कर रही थी। उसके बाद हमें शियो को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में सोच रही थी कि मैंने क्या कर दिया, सच में मुझे उसे किस नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पर अकारी आती है और कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो शियो। फिर हमें यूनिसुके को दिखाया जाता है जो कि रिवर के साइड में बैठकर अपने मन में सोच रहा होता है क्या हम लोग ऐसे ही रहने वाले हैं, क्या मैं सच में उस किस के बारे में उससे नहीं पूछ पाऊंगा। तभी वहाँ पर हारू आ जाती है जो कि यूनिसुके के ऊपर से अपनी साइकिल को उछाल कर निकालती है। यूनिसुके कहता है ये तुम क्या कर रही हो। हारू कहते तुम यहाँ पर अकेले ख्यालों में क्यों खोए हुए थे। तो वो कहता है नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो हारू कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, और वो उसे लेकर कहीं जाने लगती है। फिर हमें दोबारा से अकारी और शियो को दिखाया जाता है जहाँ पर अकारी उससे कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो सीधा उसके पास आकर पूछ लेती है क्या तुम्हारे और यूनिसुके के बीच कुछ हुआ है। ये सुनकर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलने लगते तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, हम तो बस नॉर्मली एक्ट करने जैसे करते थे। लेकिन अकारी नहीं मानती, वो कहती है तुम मुझसे ये सब छुपा नहीं सकती, मैंने पहले देख लिया है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हो। तो शियो कहती है मैं आगे से ध्यान रखूंगी, और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अकारी उसका हाथ पकड़ लेती है और वो देखती है कि शियो रो रही है। तो अकारी उससे कहती है शियो तुम्हें ये बात इतनी ज्यादा परेशान कर रही है। और अकारी को लग रहा था कि वो इसी वजह से परेशान है क्योंकि उसने देख लिया था हारू ने गलती से यूनिसुके को जो किस किया था। लेकिन शियो को लगता है कि अकारी ने शियो को यूनिसुके को किस करते हुए देख लिया था। तो उससे पूछती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला। अकारी कहती है मुझे पता कैसे नहीं चलेगा, मैं तो तुम्हारे बगल में ही थी। तो शियो इमेजिन करने लगती है। अकारी कहती है मुझे नहीं पता कि मैं भी उन सब के बाद घर कैसे पहुंच गई। तो शियो उसे बताने की कोशिश करती है लेकिन वो रो रही होती है। तो ये देखकर अकारी उसे गले से लगा लेती है और कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। और अकारी को लग रहा था कि हारू के साथ यूनिसुके को किस करते हुए देखकर शियो ने सोचा होगा कि वो भी उसे किस करेगी, इसीलिए वो उसके पास गई होगी, लेकिन यूनिसुके ने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा। अकारी कहती है यूनिसुके थोड़ा जेंटल हो सकता था। तो शियो सोचने लगती है कि किस करते वक्त उसे जेंटल रहना चाहिए था। फिर वो उससे कहती है तुम्हें ये जानकर अच्छा नहीं लग रहा होगा कि यूनिसुके और मैंने किस किया, लेकिन उसकी बात पूरे होने से पहले ही अकारी उसे पकड़ के कहती है तुम क्या बुद्धू हो, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ, तुम हमेशा मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। तो ये सुनकर शियो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके गले से लग जाती है। लेकिन अभी भी दोनों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि कौन किस बारे में बात कर रहा है। फिर हमें यूनिसुके को दिखाया जाता है जहाँ पर हारू उसे एक जगह पर ले आई थी जहाँ पर वो बेसबॉल खेल रही थी। हारू कहती है आ जाओ तुम भी एक बार ट्राई करके देखो। तो यूनिसुके भी वहाँ जाकर बॉल को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बॉल उससे मिस हो रही थी। तो वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो यूनिसुके कहता है तुम्हें पता है ना मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी है। उसके बाद हारू सीरियस होकर कहती है मुझे पता है शियो ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है ना। तो यूनिसुके को समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही है, इसलिए वो उससे पूछता है। हारू कहती है मुझे पता है तुम दोनों के बीच में कुछ तो हुआ है, इसी वजह से तुम लोग आजकल अजीब बिहेव कर रहे हो। लेकिन यूनिसुके कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। हारू कहती है तुम्हें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, तुम सबसे रिजेक्ट हो जाओगे। तो यूनिसुके कहता है अपनी बकवास बंद करो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं बेसबॉल कैसा खेलता हूँ। और वो दोबारा से बॉल को हिट करने की कोशिश करता है लेकिन बॉल हिट नहीं कर पाता। तो हारू हंसने लगती है और कहती है सही में यार तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। फिर वो उसे मोटिवेट करती है कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन यूनिसुके गिर जाता है। हारू कहती है क्या यार अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो आखिर में हम सब तुमसे दूर हो जाएंगे। तो ये सुनकर यूनिसुके उन सबके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है और इस बात से घबरा जाता है कि वो सब उससे दूर हो जाएंगी। इसलिए वो खड़े होते हुए कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, वो सब मेरी कीमती बचपन की दोस्त हैं। और वो एक बॉल को हिट कर ही देता है जो कि बहुत ही ज्यादा दूर जाता है। हारू कहती है ये हुई ना बात। उसके बाद हमें वापस से शियो और अकारी को दिखाया जाता है जहाँ पर अकारी उससे पूछती है तो बताओ शियो तुम अब अच्छा फील कर रही हो। तो वो कहती है हाँ। और वो कहती है मैं बस उसके साथ दोबारा से पहले जैसे ही दोस्त रहना चाहती हूँ, पर रिजेक्ट होने के ख्याल से मुझे डर लगता है। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये सब होते होते हम लोग बहुत दूर हो जाएंगे। अकारी मुझे सच में डर लग रहा है। तो अकारी उसे मोटिवेट करती है और कहती है तुम्हें
याद नहीं है पहले भी जब तुम लोगों के बीच किसी बात से लड़ाई हो जाती थी तो बाद में तुम्हारी दोस्ती और भी ज्यादा पक्की हो जाती थी। बचपन से हमने जो भी बॉन्ड बनाया है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो शियो को भी समझ में आ जाता है और वो कहती है तुमने सही कहा अकारी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने उसे किस किया ये हमारे बचपन के बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता। तो अकारी कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर वो बोलती है क्या उसने उसे किस किया, और ये सब वो अपने मन में बोल रही होती है। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछ पाती शियो कहती है ठीक है अकारी मैं चलती हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। अब मैं जा रही हूँ यूनोसुके से बात करने के लिए। लेकिन अकारी कहती है क्या मतलब उसने उसे किस किया, ये नहीं हो सकता। उसके बाद वापस से यूनोसुके और हारू को दिखाया जाता है जहाँ पर अब वो लोग वापस जा रहे थे। तभी यूनोसुके हारू से कहता है आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हारू, मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं शियो से बात करने जा रहा हूँ। हारू कहती है तो अच्छी बात है। यूनोसुके कहता है रुको एक सेकंड, और वो एक जगह पर जाकर वहाँ से एक टॉय निकाल कर उसे देता है। तो हारू कहती है आखिर ये क्या है, और वो उसे खोल कर देखती है। तो यूनोसुके कहता है यार तुम तो बहुत लकी हो। तो वो टॉय देखकर हारू को बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब वो इन टॉयज को कलेक्ट किया करती थी। वो कहती तुम्हें इस बारे में याद था। यूनोसुके कहता कैसे याद नहीं रहेगा, आखिर तुम भी तो मेरी कीमती बचपन की दोस्त हो। तो ये सुनकर हारू को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोलती है तुम पागल हो, तुम्हें ये बात शियो से कहनी चाहिए। और तभी यूनोसुके के फोन पर शियो का कॉल आ जाता है। तो वो फोन उठाकर उससे बात करने लगता है जहाँ पर शियो उससे कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है यूनोसुके। तो यूनोसुके भी कहता है मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन तभी उधर से किसी चीज की गिरने की आवाज आती है और कॉल कट जाता है। तो यूनोसुके बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है मुझे अभी वहाँ जाना होगा, शायद शियो को कुछ हो गया है। और वो जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। लेकिन हारू उसे अपना हेलमेट देते हुए कहती है ये लो तुम इससे जल्दी वहाँ पहुंचोगे। तो उसे थैंक यू बोलकर उसकी साइकिल लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद वो उस टॉय को देखकर ब्लश करने लगती है। फिर हमें यूनोसुके को दिखाया जाता है जो कि स्कूल पहुंच गया था और शियो को ढूंढ रहा था। उसके बाद यूनोसुके उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। वो अपना फोन भी चेक करता है लेकिन उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया था, इसीलिए वो उसके लिए बहुत परेशान हो रहा था। उसके बाद वो उसके घर पहुंच जाता है और डोरबेल बजाता है। लेकिन तभी यूनोसुके के घर की खिड़की से शियो कहती है अरे यूनोसुके तुम आ गए। तो वो उससे पूछता तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। तो शियो बताती है मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तो यूनोसुके उससे पूछता तुमने मेरे कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। शियो बताती है क्योंकि मेरा फोन सीढ़ियों से नीचे गिरकर टूट गया था। उसके बाद वो घर की छत पर आ जाती है और उससे कुछ कहने की कोशिश करती है। लेकिन यूनोसुके कहता है शियो ये बहुत ज्यादा रिस्की है, तुम्हें वहाँ नहीं चढ़ना चाहिए। और तभी शियो का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। तो ये देखकर यूनोसुके जल्दी से उसके पास उसे बचाने के लिए जाता है और वो उसे बचा भी लेता है। लेकिन इसी चक्कर में दोबारा से उन दोनों की किस हो जाती है और ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं। लेकिन शियो कहती है हमने किस किया पर चलो दोबारा से पहले जैसे दोस्त बन जाते हैं। तो वो उससे कहता है मुझे परेशान मत किया करो बुद्धू। तो वो उससे माफी मांगती है और यूनोसुके कहता है मुझे भी तुम्हारा हमेशा दोस्त रहकर अच्छा लगेगा क्योंकि तुम मेरी एक कीमती बचपन की दोस्त हो। तो ये सुनकर वो खुश हो जाती है और उसे टीज करने लगती है। तो वो कहता चुप रहो। उसके बाद यूनोसुके अपने कमरे में आकर लेट जाता है। लेकिन उसे अभी वो वाली बात याद आ रही थी जो कि हारू ने कहा था अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो एक दिन हम सब तुमसे दूर हो जाएंगे। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्पोर्ट डे होता है और सब लोग वहाँ पर आ गए होते हैं जहाँ पर अकारी अपने मन में कह रही थी मैं भी यूनोसुके को किस करना चाहती हूँ। उसके बाद स्पोर्ट्स डे का पहला इवेंट शुरू होता है जिसमें शियो भी पार्टिसिपेट करती है, जिसमें शियो फर्स्ट आकर यूनोसुके के पास आकर उससे कहती है देखो यूनोसुके मैं फर्स्ट आ गई। तो यूनोसुके कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। लेकिन वो उसका चेहरा देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसने अपना चेहरा अजीब सा बना रखा था। तो उससे पूछती है आखिर तुमने अपना चेहरा इस तरीके से क्यों कर रखा है। वो कहता है तुम क्या कह रही हो, ये तो मेरा असलियत वाला चेहरा है क्योंकि मुझे अब असलियत का पता चल चुका है। नेचर हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और ये आसमान हमेशा से बहुत नीला था। पर ये सब सुनकर शियो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यूनोसुके को क्या हो गया। तो ये सब जाकर उन चारों को बता देती है। तो वो लोग भी देखते हैं। अकारी कहती है तो बहुत ही ज्यादा बकवास है। रुनाको कहती है उसका चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उसे दुनिया के सारे दुखों से छुटकारा मिल गया है। उसके बाद यूनोसुके उनके पास आकर कहता है अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक सेकंड रुको। रुनाको तुम्हारे पास कैमरा है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। और उसके बाद सब लोग साथ में एक फोटो ले लेते हैं। पर फोटो लेने के बाद अकारी कहती है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो यूनोसुके, तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे घिन आ रही है। लेकिन यूनोसुके तो उसकी तारीफ करते हुए उसके करीब चला जाता है जिस वजह से अकारी शर्मा जाती है। तभी हारू कहती है ओए यूनोसुके इधर देखो, और वो उसे लगातार थप्पड़ मारने लगती है। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हारू कहती है ये है शॉक थेरेपी, इससे जल्दी से होश में आ जाएगा। लेकिन यूनोसुके को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका चेहरा अभी भी वैसा ही हो रखा था। तभी रुनाको आगे आकर उसे गले लगा लेती है और वो सबसे कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका चेहरा कैसा भी हो, और मुझे तो ये सिचुएशन और ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि हम ओनी-चान को आराम से गले लगा सकते हैं। तो शियो और हारू भी कहते हैं ये तो अच्छी बात है और वो दोनों भी इसके पास चले जाते हैं। तो ये देखकर अकारी भी उसके पास चली जाती है और थोड़ी देर बाद यूनोसुके उन सब के पास से हट जाता है और कहता है चलो ठीक है अब चिपकना बंद करते हैं। यूनोसुके कहता है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग बचपन के दोस्त है, इसीलिए हमारे बीच कपल वाले रिलेशनशिप नहीं रहने चाहिए क्योंकि बचपन के दोस्तों के बीच रोम कॉम जैसा सिचुएशन होना बहुत अजीब लगेगा। ये सुनकर तो वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद अगला इवेंट शुरू होने वाला होता है जिसमें यूनोसुके ने भी पार्टिसिपेट किया
गया था, तो वो वहाँ से जाने लगता है। पर उसे जाता देख एक एक करके सबको उसके साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं, जिस वजह से उन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या यूनोसुके सच में उन लोगों के साथ एक रोम कॉम लाइफ नहीं जीना चाहता। यूनोसुके रुक कर कहता है चलो अब मैं जाता हूँ, तुम लोग मुझे चेयर जरूर करना। उसके बाद अनाउंसर कहते हैं चलो अब अगला इवेंट शुरू करते हैं, जो कि है पार्टनर के साथ एक रेस। फिर हमें पता चलता है यूनोसुके की पार्टनर अकारी है, क्योंकि यूनोसुके की जो पार्टनर थी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उसने अकारी को अपने साथ रेस करने के लिए बुला लिया। अकारी कहती है आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना? तो यूनोसुके कहता है क्योंकि वो लोग तो बिजी थे। अकारी कहती है अच्छा तो इसी वजह से तुमने मुझे चुना? तो कहता नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ दौड़ना चाहता था, क्योंकि आखिर तुम मेरी इतनी ज्यादा खास बचपन की दोस्त जो हो। अकारी कहती है अब अपनी बकवास बंद करो। यूनोसुके कहता है अगर तुम मेरे साथ दौड़ोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तो अकारी अपने मन में सोचती है कुछ भी, उसके साथ अपनी केस के बारे में सोचने लगती है। फिर वो खुद से ही कहती है आखिर मैं क्या सोच रही हूँ। उसके बाद वो यूनोसुके की कमर पर हाथ रख देती है ताकि वो दोनों साथ में तालमेल के साथ दौड़ सके, लेकिन यूनोसुके के इतने पास होने की वजह से उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसके बाद वो लोग रेस को स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग पीछे आ जाते हैं क्योंकि यूनोसुके अकारी के साथ तालमेल बैठाकर दौड़ रहा था ताकि वो उसकी स्पीड में ही चल पाए। अकारी कहती है आखिर तुम इतने धीरे क्यों हो गए? यूनोसुके कहता है कोई बात नहीं, हमें बस ये रेस क्लियर करनी होगी, जरूरी थोड़ी है कि हम हमेशा जीतेंगे ही। तो ये बात सुनकर अकारी को याद आता है कि जो यूनोसुके बचपन में हमेशा जीतने की जिद करता रहता था, वो आज कह रहा है कि कोई बात नहीं अगर वो जीतेगा नहीं, इसलिए वो ठान लेती है कि वो यूनोसुके को जिता कर ही रहेगी। उसके बाद वो अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, लेकिन उन दोनों का तालमेल टूट जाता है। तो यूनोसुके कहता है आखिर तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रही हो? तो अकारी कहती चुप करो, अब तुम हंसना बंद करो, मुझे तुम्हारी स्माइल से बहुत घिन आती है और तुम हमेशा मेरे साथ चिड़चिड़े रहते हो और जिद्दी रहते हो, लेकिन इन सब के बाद भी तुम मुझे पसंद हो। तो सुनकर यूनोसुके थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद अकारी और ज्यादा तेज दौड़ने लगती है, लेकिन इस चक्कर में वो लोग गिर जाते हैं और ये सीन ऐसा लगता है कि इन लोगों ने किस कर लिया, लेकिन अकारी ने अपने हाथ से उसके मुंह को रोक दिया था। वो कहती है दूर हटो, जब तक तुम अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं आओगे मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। ये देखकर सब लोग रुक जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो? तभी अकारी कहती है चलो उठो और रेस को पूरा करो। यूनोसुके का चेहरा वापस से नॉर्मल हो गया था, लेकिन वो वापस से अपने चेहरे को अजीब बना लेता है। उसके बाद वो लोग साथ में उस रेस को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट नहीं आते। उसके बाद अनाउंस होता है कि अभी के लिए इवेंट्स को रोकते हैं क्योंकि अब लंच टाइम हो गया है। फिर अकारी से बाकी सब पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम उस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से गिरी थी। तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर यूनोसुके आ जाता है जो कि उनके साथ लंच करने के लिए पूछता है, पर वो लोग बहाना मारकर एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। बस रुनाको रुकती है तो यूनोसुके कहता है ठीक है तो मैं हाथ धोकर आता हूँ, हम दोनों साथ में लंच करेंगे। रुनाको कहती है ठीक है। फिर यूनोसुके हाथ धोने के लिए आ जाता है जहाँ पर वो नॉर्मल लग रहा होता है और वो अकारी की कही हुई बात को सोच रहा होता है, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक अनोइंग स्माइल आ जाती है। तभी कोई कहता है अच्छा तो तुम फिर से अपने दिमाग में गंदे ख्याल लाने लग गए। तो वो उस तरफ देखता है जहाँ पर उसी का वो वाला चेहरा होता है जो कि उसने आज बना रखा था। वो उसे देखकर कहता है ये बलून जैसी चीज क्या है? तो यूनोसुके जैसा दिखने वाला बलून कहता है मैं तुम ही हूँ। पर यूनोसुके को समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहा है। पर बलून वाला यूनोसुके कहता है तुम अपनी बचपन की दोस्तों के लिए कुछ ज्यादा ही हॉर्नी हो रहे हो। तो कहता नहीं मैं नहीं हो रहा। बलून कहता अच्छा ऐसी बात है, और वो उसे उन लोगों में बदल कर दिखाने लगता है जहाँ पर उन लोगों ने अलग अलग तरीके के कपड़े पहन रखे थे। वो लोग साथ में कहते हैं क्या तुम हम लोगों को किस नहीं करना चाहते? तभी वो वापस से 4 बलून वाले चेहरे में बदल जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है हाँ बताओ क्या तुम ये नहीं चाहते? तो वो कहता नहीं मैं नहीं चाहता। पर वो बलून कहता है तुम्हारी अनोइंग स्माइली बताती है कि तुम्हें चाहते हो, चाहे फैंटेसी ही क्यों ना हो, तुम अपने बचपन के दोस्तों के बारे में ये सब नहीं सोच सकते इडियट। पर यूनोसुके को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बलून कहता है अगर तुम्हारे बीच ये सब नहीं हुआ होता या तुम्हारे बीच प्यार नहीं हुआ होता तो तुम और भी ज्यादा हॉनेस्ट रह सकते थे। बचपन के दोस्तों के बीच प्यार एक प्रॉब्लम बन जाता है। पर यूनोसुके कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। तभी पीछे से रुनाको आ जाती है और उसे हक कर लेती है। तो बलून कहता है अपने आप पर कंट्रोल रखना। तो यूनोसुके कहता है बे चुप रह। फिर वो रुनाको की तरफ घूमता है तो रुनाको उसे देखकर कहती है अब तुम ग्रोस यूनोसुके नहीं हो। तो कहता क्या ग्रोस यूनोसुके? तो वो बताती है हम लोग तुम्हें यही कह रहे थे क्योंकि तुम सुबह से ही अजीब चेहरा बनाकर घूम रहे थे। वो कहता अच्छा ऐसी बात है। उसके बाद वो उसके साथ स्कूल की छत पर पहुंच जाता है जहाँ पर रुनाको बहुत सारा लंच बनाकर लाई थी। तो वो उसे खाकर उसकी तारीफ करने लगता है। तभी रुनाको उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी उसका बलून वाला फॉर्म कहता है वो अभी जूनियर हाई में है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर रुनाको पूछती है क्या हुआ ओनीचान तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो? तो वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पर उसके करीब आने की वजह से उसका बलून उससे कहने लगता है हॉर्नी मत होना। तभी रुनाको उसके सर से अपने सर को टच करके कहती है लगता है तुम्हें बुखार नहीं है। पर उसके इतने पास आने की वजह से उसके मुंह से निकल जाता है कि मैं तुम लोगों के बारे में सोचकर हॉर्नी नहीं हूँ। लेकिन ये कहने के बाद वो उससे कहने लगता है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने बचपन के दोस्तों के लिए हॉर्नी हो जाऊं, ये बहुत ही ज्यादा अजीब होगा। पर रुनाको कहती है इससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं बल्कि मुझे इससे खुशी मिलती है। तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो वो उसे समझाती है कि ऐसा क्यों है। उसके बाद हमें लंच के टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इवेंट्स दोबारा से शुरू हो गए थे। यहाँ पर अनाउंसर कह रही थी व्हाइट टीम बस थोड़ी सी ही आगे है, तो रेड टीम अगर जीतना चाहती है तो उसे इस मैच
में अच्छा परफॉर्म करना होगा। और इस मैच में सिर्फ लड़के पार्टिसिपेट करने वाले थे, इसलिए हारू कहती है यार मुझे भी पार्टिसिपेट करना था। उसके बाद वो इवेंट शुरू हो जाता है जहाँ पर हारू अपनी व्हाइट टीम को चेयर कर रही होती है कि तुम्हें ही जीतना होगा। और इधर यूनोसुके भागते हुए उन लोगों के साथ बिताए हुए सारे पल याद कर रहा होता है, इसलिए वो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उन लोगों को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो सबसे पहले वहाँ रखे बॉक्स के पास पहुंच जाता है और पर्ची को निकालता है। और उस पर्ची में जो भी लिखा हुआ था उसे देखकर यूनोसुके बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सबकी नजर उसी पर्ची पर होती है जहाँ पर उस पर्ची में लिखा हुआ था किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसे तुम सच में बहुत 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 प्यार करते हो। ये सुनकर उस अनाउंसर की साथी कहती है आखिर तुमने ये पर्ची क्यों ऐड की? तो वो कहती है मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। और ऐसे वहाँ पर और भी लड़के आ जाते हैं जो कि अपनी पर्चियां लेकर उन सामान को ढूंढने चले जाते हैं जो कि उसमें लिखा हुआ था, लेकिन यूनोसुके अभी भी वहीं खड़े होकर सोच रहा होता है। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और सबसे पहले रुनाको के पास जाता है। तो सबको लगता है कि वो रुनाको को ही चुनेगा क्योंकि वो सच में उससे प्यार करता है, लेकिन वो एक एक करके उन चारों को चुन लेता है और सबको लेकर फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लेता है, जिस वजह से वो फर्स्ट आ जाता है। फिर वहाँ पर एक लड़के को बुलाया जाता है जो कि उस पर्ची में लिखी हुई बात को यूनोसुके के मुंह से कबूल करवाएगा। वो उसे पढ़कर कहता है क्या तुम सच में इन चारों को बहुत 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 प्यार करते हो? तो यूनोसुके कहता है हाँ, पर ये सभी मेरे बहुत खास बचपन के दोस्त हैं। तो वो लड़का कहता है हाँ ये एक्सेप्टेड है। और यूनोसुके के साथ रेड टीम ये इवेंट जीत जाती है। फिर यूनोसुके उन लोगों को थैंक यू बोलता है, पर वो लोग यूनोसुके के पास आ जाते हैं और उसे हिलाते हुए कहते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्योंकि वो लोग इसीलिए गुस्सा थे क्योंकि यूनोसुके ने उन्हें सिर्फ बचपन के दोस्त कहकर ये सब कहा था। तभी वहाँ पर ग्रोस यूनोसुके आता है और कहता है क्या तुम सच में उन लोगों को प्यार करते हो? यूनोसुके कहता है ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ, पर मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर हॉनेस्ट रहना चाहता हूँ। और उन चारों को देखकर कहता है और हॉर्नी फीलिंग्स को भी लेकर। वो बलून जाते हुए कहता है ठीक है गुड लक, और वो वहाँ से चला जाता है। तो यूनोसुके कहता है ग्रोस यूनोसुके मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनोसुके को ठंड लग रही होती है। उसके बगल में रुनाको और शियो सो गई थी, इसीलिए वो बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर वो लोग तैयार होकर स्कूल जाने लगते हैं जहाँ पर अकारी भी उनका इंतजार कर रही थी। अकारी कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और वो लोग आगे जाते हैं जहाँ पर उन्हें हारू भी दिखाई देती है जो कि वहीं पर खड़ी थी। तो वो लोग उससे पूछते हैं आज तुम्हारी साइकिल कहाँ है? हारू कहती है मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया। तो वो लोग समझ जाते हैं कि हारू झूठ बोल रही है, लेकिन हारू बात को बदलने के लिए कहती है अरे आज तो तुम लोग कुछ ज्यादा ही लवली डवली हो रहे हो। तो शियो और अकारी शर्माते हुए कहते हैं ऐसा नहीं है, पर रुनाको कहती है हाँ ऐसा है। फिर वो लोग उससे ही पूछते हैं क्या ऐसा सही में है यूनोसुके? तो यूनोसुके कहता है तुम सब मेरी बहुत खास बचपन की दोस्त हो, इसलिए मुझे सुकून मिल रहा है। तो वो लोग कहने लगते हैं तो फिर से ग्रोस बन गया, चलो भागो नहीं तो इसकी बीमारी हमें भी लग जाएगी। और वो लोग भागकर उस जगह पे छुप जाते हैं। यूनोसुके वहाँ खड़े होकर सोच रहा होता है शायद हम लोगों की रोम कॉम स्टोरी शुरू हो सकती है। और यहीं पर सीजन 1 खत्म होता है। अगर आप लोग सीजन 2 देखना चाहते हैं तो वो मेरे मांगा के चैनल पर मांगा फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमासु।